स्वागत है आपका जी बिजनेस में। ये है फाइनल ट्रेड और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर रहा है। जितनी बजट डे की वॉलेटिलिटी रही उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी आप आज फॉलो ऑन बजट डे पर आते हुए देख रहे हैं। सुबह थोड़ा मूड बेहतर हुआ, बाजार में अच्छी रिकवरी आई एक बार के लिए, बट उसके बाद हमने देखा है कि फिर से वॉलेटाइल होते हैं दिखे हैं बाजार। 17,400 17,500 इस रेंज में बाजार सपोर्ट जरूर ले रहा है, बट वॉलेटिलिटी देखिए कितनी ज्यादा हो रही है। नैरो रेंज में, कल बड़ी रेंज में आपको वॉलेटाइल मूव्स आ रहे थे, आज नैरो रेंज में काफी वॉलेटाइल एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी लगभग ऐसी ही मूव्स आपको इस समय दिखा रहा है। और अदानी ग्रुप शेयर्स, कल की कहानी आज भी, कल भी 25% ऑलमोस्ट 30% तक टूटा था शेयर, आज भी बिल्कुल वैसा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। तो क्या करना है आने वाले 1.5 घंटे में? वीकली एक्सपायरी है बजट स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम हैं ही और हमारे सारे महारथी भी हैं तैयार। आइए उससे पहले एक बार आपको बता देते हैं इस समय की बड़ी बातें क्या है। सबसे बड़ी बात, भारी उठापटक नैरो रेंज में, बट वॉलेटाइल एक्शन आपको बन रहा है। 17,500 फिलहाल होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी 350-400 अंकों की गिरावट है। 40,100 के आसपास आपको ये ट्रेड होते हुए दिखेगा। अदानी ग्रुप शेयर्स पर रखिए नजर, 25% नीचे इस समय अदानी एंटरप्राइजेज है। एक बार फिर से लोअर सर्किट पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो प्रेशर वहां से कुछ ज्यादा बना हुआ है। एफएमसीजी, आईटी, स्मॉल कैप्स, यहां पर 1.5% तक की तेजी है। सहारा स्पेशली आज एफएमसीजी और आईटी की तरफ से ज्यादा आपको बनते हुए दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कई आईटी सेक्टर्स पर कॉल आई हैं, बट बाकी सेक्टर्स में दबाव बना हुआ है। मेटल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल्स, इंफ्रा, यहां पर 1.5 से करीब आधे से % तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। और फाइनली डाउ फ्यूचर्स, यहां पर 50 अंक की गिरावट है। यूरोप के बाजार आधा % ऊपर है। तो ग्लोबल क्यूज ठीक है, कल निचले स्तरों से डाउ पर अच्छी रिकवरी भी आई थी, बट हमारे बाजार में जो इस पूरे हफ्ते, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से जितना भी एक्शन बना हुआ था वो और आज को बनते हुए दिख रहा है। तो बजट इवेंट हमारे पीछे है, एक फेड का इवेंट हमारे पीछे है, वीकली एक्सपायरी है, बट अभी भी अदानी ग्रुप शेयर्स में जो चल रहा है उसका इंपैक्ट बाजार पर आते हुए दिख रहा है। और एक और 25% की गिरावट अब आप काउंटर में आते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर में 4200 का ये स्टॉक था, अब देखिए 1600 के लेवल पर आपको अदानी एंटरप्राइजेस आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त वैल्यू इरोजन इसमें होते हुए दिख रहा है। 1/3 वैल्यू इसमें अब ऑलमोस्ट आपको आती हुई दिख रही है। तो इन्हीं पर करेंगे फोकस। बाकी कुछ बेहतरीन कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लेंगे। आइए उससे पहले रोज की तरह बता देते हैं कौन से हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर, साथ ही नतीजे भी। नुपुर और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून। नतीजों से शुरुआत करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाइटन, जहां पे नतीजे आने बाकी है। एफएनओ से आदित्य बिरला कैपिटल, बर्जर पेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, डाबर, इन सब के नतीजे आज आने वाले, जहां पर बाजार की नजर रहेगी। फीकी का आज पोस्ट बजट इंटरैक्शन है 7:30 बजे, जहां पे वित्त मंत्री खुद वहां पे एड्रेस करेगी इंटरैक्शन। तो यहाँ से जो भी निकल के आता है उस पर बाजार की रहने वाली और काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये है आज की। ग्लोबल से ईसीबी पॉलिसी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज पॉलिसी आने वाली है, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। और ग्लोबल बाजार में इससे क्या इंपैक्ट होता है उस पर भी नजर रहने वाली है। कल की बात करें तो रिजल्ट से डिवीज लैब, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कल नतीजे आते दिखेंगे। निफ्टी से एफएनओ से देखें तो आती इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटेलेक्ट डिजाइन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मनप्पुरम, मैरिको जैसी कुछ कंपनियां जो कल अपने नतीजे घोषित करेगी तीसरी तिमाही के। जेके टायर, जहां पे बोर्ड बैठक है, नतीजे भी आने वाले हैं, बोर्ड बैठक भी है फंड जुटाने को लेकर, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहेगा। इंजीनियर्स इंडिया, जहां पे बोर्ड बैठक के नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन पे भी बोर्ड डिसाइड करेगा, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहने वाला है। टीम लीज की बात करें तो यहाँ पे कल बोर्ड बैठक के बायबैक को कंसिडर करेंगे बोर्ड बैठक में, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। आरती सर्फिकेंट, जहाँ पे राइट्स इशू कल बंद हो जाएगा। 25 जनवरी को ये ओपन हुआ था और 3 फरवरी कल बंद होता दिखेगा। 555 का भाव पे ये राइट्स इशू हुआ। ई क्लास सर्विसेज, जहाँ पे जो बायबैक की प्रक्रिया है वो कल से शुरू होती नजर आएगी। 3 दिसंबर से 16 फरवरी तक ये पीरियड ऑन रहेगा और प्राइस देखें तो 1750 रुपए के आसपास की है। एक्सटेट के चलते कल वेदांता इंटरिम डिविडेंड 12.5 रुपये का एडजस्टमेंट आपको दिखेगा वहाँ पर। कोफोर्ट, जहाँ पे 19 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स भी 14 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है और एनटीपीसी, जहाँ पे 4.25 रुपये का डिविडेंड है, तो ये सब स्टॉक्स डिविडेंड के चलते यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। इक्विटास होल्डिंग और जो अमालगमेशन हुआ था उसका भी कल एक्सटेट है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ग्लोबल से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होगा। यूएसए से हम देखेंगे जॉब्स, जो जनवरी के महीने का डेटा है वो आते दिखेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा यूएस के बाजार के लिए, जहां पे बाजार की नजर रहेगी। और सैटरडे की बात करें तो रिजल्ट्स, जहां पे एफएनओ से एमसीएक्स और डालमिया भारत के आते दिखेंगे, तो काफी सारे ट्रिगर्स और रिजल्ट्स है आने वाले कुछ दिनों में।
और ये हफ्ता है नतीजों के लिए। आज ही देखिए इतने सारे नतीजे आने बाकी हैं और कल भी इतनी ही एक्टिविटी बनी रहेगी, इंक्लूडिंग एसबीआई और आईटीसी। दोनों स्टॉक्स आज फोकस में भी हैं, एक्शन में भी है। इन स्टॉक्स के बारे में करेंगे बातचीत, बट आज जो नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं उनके बारे में एक बार जान लिया जाए। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे हैं वो जो आपको आते हुए दिखेंगे। कई इसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ जो उनको पहले अगर आप देखेंगे लगभग 34 करोड़ का जो घाटा था उसके मुकाबले लगभग 290 करोड़ का आपको मुनाफा आता हुआ दिखा है। एनआईज लगभग 53% 54% के आसपास बढ़कर है। ग्रॉस एनपीए की अगर आप बात करेंगे वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी है। 5.1% से गिरकर लगभग 3.6% के आसपास जो है यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। सैडस वेलनेस मुनाफे में लगभग 16% की बढ़ोतरी है। आय में भी लगभग 7% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। हालांकि मार्जिन जो है वो घटकर आए 8.3% से गिरकर 6.9% पर आते हुए दिखे हैं। वी गार्ड की बात करें तो वहां पर मुनाफे में लगभग आपको 26% की कटौती दिखेगी और आय अगर आप देखेंगे आय लगभग फ्लैट रही है, पर मार्जिन में आपको कटौती दिखेगी जो 9% से गिरकर लगभग 6.7% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। फर्स्ट सोर्स मुनाफा अगर आप देखेंगे लगभग 23% के आसपास जो है वहां पर बढ़कर आता हुआ दिखा है। हालांकि आय देखेंगे, आय में आपको लगभग 7% के आसपास की गिरावट दिखेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें तो वहां पर भी मुनाफे में लगभग आपको अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है, लगभग 50% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। आय में हालांकि आय जो है वो घट कर आई है क्योंकि और इसके चलते अगर आप देखेंगे कि अगर अन्य आय भी है जहां पर जिसका फायदा मिला है, अन्य आय लगभग 12% बढ़कर 210 करोड़ के आसपास जो है वहां पर आती हुई दिखी है। सेल्स एंटीवेयर की बात करें तो वहां पर मुनाफा लगभग 42 करोड़ से बढ़कर लगभग 56 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वही आय में भी आपको लगभग 18% की बढ़ोतरी दिखेगी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहां पर मुनाफे में लगभग 27% के आसपास की बढ़ोतरी है और अगर आय की बात करेंगे आय लगभग 12% बढ़कर आई है और मार्जिन्स अगर आप देखेंगे वहां पे थोड़े लगभग फ्लैट ही रहे हैं, 6.9% से गिरकर 6.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में नितिन स्पिनर्स की बात करें तो मुनाफे में या आय में दोनों में बड़ा कट देखा गया है। मुनाफा लगभग 66% गिरा है, वहीं आय भी लगभग 24% के आसपास गिरकर आई है। ओके, ढेरों नतीजे आ चुके हैं अरमान, पर बताएं आज की कुछ खबरें भी हैं और कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं आज। जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले तो हमेशा की तरह जैसे अडानी ग्रुप वहीं पर ही फोकस रखना है क्योंकि आरबीआई ने बैंकों से अडानी ग्रुप के जो एक्सपोजर है उसकी जानकारी तो मांगी है। उसी के साथ साथ सिटी ग्रुप ने जो अडानी सिक्योरिटीज के मार्जिन लोन पर रोक लगाई है वो भी खबर आती हुई दिखी थी। दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वहां पर गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने नेचुरल गैस खरीद के लिए एक करार किया है और ये 3 साल के लिए जो है ये करार किया गया है। एन एक्सचेंज स्पेसिफिकली कंपनी को एक लगभग 720-730 करोड़ का जो है कंपनी को लगभग एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये इंडियन ऑयल से पानीपत प्लांट के लिए जो है कंपनी ने ऑर्डर मिला है कंपनी को। कल्पतरू पावर यहां पर भी कंपनी को लगभग 2450 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये अलग अलग डिफरेंट जो अलग अलग कारोबार है उसका स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे उसका बाइफर्केशन होगा, वहां पर इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें आप अडानी पोर्ट्स लगभग 96 लाख शेयर्स, पावर ग्रिड लगभग 13 लाख, आईटीसी लगभग 16 लाख और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लगभग 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए आज का पूरा बाजार का एक्शन। चलिए, अदानी ग्रुप शेयर्स पर तो फोकस बना ही हुआ है, 25% के निचले सर्किट पर है इस समय अदानी एंटरप्राइजेस। देखते हैं सर्किट जब खुलेगा तब क्या एक्शन होगा, बट कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल से तैयार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए चलते हैं पहले हिमांशु जी के पास उनकी कॉल के लिए। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बजट के बाद उन स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकते हैं जिसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी बजट तक के लिए और कुछ खास पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो फर्टिलाइजर सेगमेंट का एक स्टॉक है जीएनएफसी, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वीक है और यहाँ पर जो सेलिंग है वो एग्जेजरेट हो सकती है। 525 रुपये के आसपास के फ्यूचर्स में लेवल्स हैं, 525-527 इस रेंज में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 535 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 512 रुपये का पहला टारगेट और 500 रुपये तक का दूसरा टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर कल तक ही आता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्मर रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो अब इंटेंसिफाई होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो शुरुआती हो रही है सेल कॉल के साथ और वो है आपके लिए जीएनएफसी 512 और फिर 500 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी इसमें बनी हुई है। कैनफिन होम्स ये थोड़ा अच्छे एक्शन में आ रहा है, इनफैक्ट वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय, 5% ऊपर कैनफिन होम्स आपको दिख रहा है। इस काउंटर पर रखिए नजर। आईडीएफसी फर्स्ट ये भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। पर आइए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, बताएं सर कौन सा स्टॉक लेकर आए। गुड आफ्टरनून। वही स्टॉक है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, कैनफिन होम। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़े ब्रेकआउट की कगार पर है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मोस्ट लाइकली एक कैंडिडेट हो सकता है गैप अप ओपनिंग का। कल के सत्र में 570 के एक नेकलाइन है उसके एकदम स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो 570 क्रॉस करेगा तो एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। ओवर टू कुणाल जी।
दीपांशु बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक मामूली सी रेजिस्टेंस 570 के आसपास है, जैसे राकेश जी कह रहे हैं। ये लेवल पार होगा तो स्टॉक में अच्छा मूव बनेगा। स्टॉप लॉस एक रखें, स्टॉप लॉस रखना होगा 555 रुपए के आसपास। 555 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 580, इवेंचुअल टारगेट 592, 592 के टारगेट के लिए कैनफिन में खरीदारी कराएं। तो ये है आपके लिए कैनफिन होम्स, टॉप गेनर है इस समय वायदा कारोबार का, और इस पर कॉल्स भी आ रही हैं, फ्रेश मूव भी आ रही है 580 और 592 तक के टारगेट्स के लिए। तो एक बाय एक सेल कॉल, इससे करिए हमने शो की शुरुआत। हालांकि 200 पॉइंट नीचे ही आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है इस समय, बट आईटीसी पर रखिए नजर। इसके आने वाले नतीजे थोड़ी देर में जानेंगे भी कि कैसे रहेंगे नतीजे। सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है। सेठी साहब को भी पसंद है। सेठी साहब, आईटीसी तो लाइफ हाई पर है नतीजों से पहले, और कौन सा काउंटर आ रहा है रेडार पे? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, आईटीसी तो अच्छा कर रहा है। कल इसके नतीजे हैं और नतीजे के लिहाज से मुझे लगता है स्टेट बैंक पे एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है आज, हालांकि टूटा हुआ है, बट मुझे लगता है कल के नतीजों के एंटिसिपेशन में उसमें ये जो 520 के आसपास के लेवल से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरे हिसाब से आज का जो लो है 505 के आसपास, वहाँ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और एक दीपांशु, एक कैश मार्केट की कॉल है। जी सर, प्लीज बताएं। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है एक स्टॉक जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स, जो अभी 878 के लेवल्स पे ट्रेड करता है स्टॉक। एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। वैसे स्पेशलिटी केमिकल्स इन सब के लिए जानी जाती है और फार्मास के लिए एपीआईज भी बनाती है, और इनका एक नया प्लांट भी अभी अंकलेश्वर में शुरू हुआ है। इसके अलावा जिस कारण से ये स्टॉक अच्छा लगता है वो ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स के कारोबार में आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है, मतलब बैटरी स्टोरेज डिवाइसेस में काम लगता है, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी इस कंपनी के सामने। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 900 रुपए का और 870 का स्टॉप लॉस। ओके, 900 का टारगेट, 870 का स्टॉप लॉस। वैसे 890 तो हो ही गया सर, थोड़ा टारगेट रिवाइज करें। हाँ नहीं, अभी मैं बढ़ गया। वैसे इस स्टॉक पे मैं मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें और थोड़ा राइड करें, और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए 915 तक के लेवल्स के लिए 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिले तो शायद बेहतर होगा, बट 900 और फिर 915 के पोजिशनल टारगेट्स भी आप इस पर रख सकते हैं। एमी ऑर्गेनिक्स बात करते करते 894 पर आया, 900 का टारगेट है, बट 915 का भी आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। ये राय आ रही है सेठी साहब की तरफ से। तो चलिए, कुछ कैश कॉल्स भी हैं जो रेडार पर आना चाहिए। बाय द वे, अदानी एंटरप्राइजेस का सर्किट खुला और सर्किट खुलने के बाद थोड़ा और भी गिरा। 27% तक का कट अभी इस पर दिखा है। फिलहाल 25% दिखा रहा है, बट 27% तक भी ये आपको नीचे जाते हुए दिखा है। तो थोड़ी ज़्यादा कमजोरी अदानी एंटरप्राइज में बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कल और आज के बीच में ये देख लीजिए, स्टॉक में बड़ी गिरावट आ चुकी है। ऑलमोस्ट 50% की गिरावट तो आपको 2 दिन में ही दिख चुकी है। इस हफ्ते में ही आप उससे भी ज़्यादा वीकनेस देख चुके हैं। तो अदानी ग्रुप स्ट्रेस संभलने का नाम इस समय तो नहीं ले रहे हैं। चलिए, नतीजों पर भी है पूरा फोकस, और दिग्गज टाइटन के आने वाले नतीजे उस पर भी करते हैं फोकस। रेडार पर रहता भी है सिद्धार्थ जी की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे, बट कुछ कॉल्स और हैं। एक वागले साहब के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, डीवीज लैब में मुझे ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। 3275 के आसपास का करंट भाव है। यहाँ पर बेचे, 5-10 रुपये की रेंज रखे। मेरा मानना ये 3200 तक आज के दिन में या मे भी आज और कल सुबह तक जा सकता है। 2-2.5-3% की डाउन मूव में देख रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 3310 का होना चाहिए। ओके, डीवीज लैब इस पर आ रही है बिकवाली। इसके भी कल आने वाले नतीजे, तो ये भी एक काउंटर है जो रेडार पर रहेगा। सिद्धार्थ जी के पास भी है कॉल। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, ब्लू स्टार बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि एसी सेगमेंट में ये कंटिन्यूअस 5th क्वार्टर है इन अ रो जहाँ पे वेरी गुड परफॉर्मेंस दिया है ब्लू स्टार ने। एसी सेगमेंट में 20% का ग्रोथ, साथ ही साथ रेवेन्यू में 19% का ग्रोथ, मुनाफा 23% से बड़ा दमदार नतीजे रहे हैं, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ मेंटेन रह सकता है आने वाले समय में। अभी भी स्टॉक ऊपर है, मुझे लगता है यहाँ से भी शॉर्ट टर्म का टारगेट 1380 1380 का, और अगर लंबे समय लॉन्ग टर्म 6 से 8 महीने का पर्सपेक्टिव रखे तो 1500 के ऊपर के भी टारगेट आ सकते हैं ब्लू स्टार पे। ओके, तो ब्लू स्टार इस पर रखनी है आपको नजर। इस बीच कोरोमंडल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 382 करोड़ से बढ़कर मुनाफा
527 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट कट में मुनाफे में तो आपने अच्छी बढ़ोतरी देखी है। जहां तक कोरोमंडल का सवाल है, 382 करोड़ से बढ़कर 527 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा स्टॉक भी रिएक्ट करने की इस समय कोशिश कर रहा है। 6 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। देखते हैं किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ कोरोमंडल की तरफ से आती हुई दिखी है, कि वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी कैसी परफॉर्मेंस रही है। एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। एक बार वो डिटेल्स आ रही है कुणाल जी, बट चार्ट देख लीजिए। बात करते करते स्टॉक भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। फर्स्ट कट पर रिएक्ट कर रहा है इस समय कोरोमंडल। मुनाफे का जो आंकड़ा है 488 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो उससे काफी बेहतर आया। आय भी 574 करोड़ से बढ़कर 8,310 करोड़ की आई। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पर ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और अनुमान हमारा 6,760 करोड़ का था, तो उसको तो काफी हेवीली बीट करा है। सिटी साहब से भी एक बार मैं राय लूंगा कोरोमंडल पर, बट चार्ट देखें एक बार कुणाल जी। चार्ट अच्छा है दीपांशु। मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक बेस नीचे के स्तरों पर बनाया है, और आज का जो इंट्राडे हाई है जो कि 612-13 के आसपास है, 912-13 के आसपास है, ये लेवल्स निकाल दे स्टॉक, तो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो रडार पर रखें। 912 के ऊपर मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस रख लें 900 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है कि 940-945 तक का एक रन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन पे बड़ा बीट है, सिग्निफिकेंट बीट है। स्पेशली टॉप लाइन पे देखिए, सेल्स जो उनकी आई है 6,760 करोड़ का हमारा अनुमान था, 8,310 करोड़ की आई है, 5,074 करोड़ से बढ़कर आई है। तो शानदार बढ़त इन्होंने ओवरऑल अपनी आय में आती हुई देखिए। मुनाफा भी काफी बढ़िया रहा है। सेठी साहब, नंबर्स फर्स्ट कट तो अच्छे ही दिख रहे हैं कोरोमंडल। बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत ही अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं, और इन नंबर्स के ऊपर तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। और इस स्टॉक के संदर्भ में ये भी कहूँगा, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, और इसको इनडायरेक्टली प्ले करने का तरीका है EID पैरी के थ्रू, बिकॉज वो इसमें 60% के करीब की हिस्सेदारी रखती है, और काफ़ी अंडर वैल्यूड है वो स्टॉक। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। कामकाजी तौर पर भी कामकाजी जो मुनाफा है इनका वो भी अच्छी तरह से बढ़कर आया है। करीब 43% की बढ़त हमने कामकाजी मुनाफे में इनकी देखी है। 543 करोड़ से 780 करोड़ का है। मार्जिन्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। 10.7% से मार्जिन्स गिरकर 9.4% के आए हैं। हमने अनुमान 10.3% का लगाया था, तो थोड़ा मार्जिन्स गिरने का तो हमारा अनुमान था, बट अनुमान से ज़्यादा ही इनके मार्जिन्स गिर कर आए। तो एक वहाँ पर थोड़ा प्रेशर दिख रहा है परफॉर्मेंस वाइज, बट अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं कोरोमंडल की तरफ से, स्पेशली जो इनकी सेल्स का आंकड़ा आया है। आइए फिर नतीजों का जो इंतजार है, टाइटन कैसे रहेगी इसकी परफॉर्मेंस जानते हैं। नुपुर हमारे साथ है तैयार। नुपुर, बताइए क्या है बाजार का अनुमान। बिल्कुल, टाइटन के नतीजों में जो आए हैं वो ऑलरेडी उन्होंने Q3 अपडेट में बता दिया था स्टैंड अलोन लेवल पे, जहाँ पे 12% की ग्रोथ है इस बार, लेकिन पूरी नज़र अब मार्जिन्स पे रहने वाली है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में एक वन टाइम गेन था जिसके चलते मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था। इस बार अनुमान है कि करीबन 13.5% के स्टैंड अलोन लेवल पे मार्जिन्स आ सकते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट दिखेगा वन टाइम गेन जो बेस में है उसके चलते। और जो मुनाफा है अकॉर्डिंगली 1000 करोड़ के आसपास का आ सकता है। ज्वेलरी सेगमेंट में और बाकी सेगमेंट्स में भी कंपनी ने Q3 अपडेट में सेल्स ग्रोथ दिखाई थी। तो ज्वेलरी में करीबन 11% की ग्रोथ है इस क्वार्टर में। वॉचेस में देखें तो 14% की ग्रोथ है YY बेसिस पे। आई सेगमेंट में देखें तो 10% की ग्रोथ है। और जो टेल और कार्टेल भी बिजनेस है वहां पर भी 50 से 58% की ग्रोथ इस बार है। और इस तिमाही में कंपनी ने करीबन 111 नए स्टोर्स डाले। अब नजर सिर्फ मार्जिन्स पे। ज्वेलरी सेगमेंट्स के मार्जिन इस बार अनुमान है कि करीबन 13.4% के आ सकते हैं एबिट मार्जिन्स। जो वॉचेस के मार्जिन्स होंगे वहां पे अनुमान है कि 13.8% हो सकता है। और जो आईवेयर सेगमेंट है उसका अनुमान है कि करीबन 15.5% के मार्जिन्स इस बार आ सकते हैं। तो आय का नंबर ऑलरेडी Q3 के अपडेट में आ चुका था 10,631 करोड़ के आसपास, 12% की ग्रोथ। इसलिए बाजार अब मार्जिन्स पर देख रहा है कैसा आता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आएगी आउटलुक को लेकर और डिमांड को लेकर, उस पर खास नजर रहेगी। तो आप ट्रैक भी करते हैं सर। वैसे तो नोन ही है, अपडेट्स में ज़्यादातर पता चल गया, बट जैसे नुपुर कह रही थी मार्जिन्स, आगे की कमेंट्री, वेडिंग सीजन ऑफ कोर्स काफ़ी एक्टिव रहा है, बट रिसेंटली गोल्ड प्राइसेस लाइफ हाई पर आते हुए देखें। क्या करें एक्सपेक्ट सर टाइटन से? देखिए, मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से मैरिज सीजन और जिस हिसाब से कंजम्पशन बूस्ट हो सकता है, टाइटन अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। मार्जिन्स का आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पर मैं मानता हूं कि काफ़ी क्वार्टर्स से टाइटन एक अंडर परफॉर्मर रहा है, यहाँ से एक आउटलुक बेहतर आ सकता है। तो टाइटन पे कंजम्पशन के ऑन द बैक ऑफ द कंजम्पशन मुझे लगता है कि एक अच्छा रुझान रहना चाहिए। अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। ले रखा है तो बने रहिए, ये है आपके लिए टाइटन। कंजम्पशन स्टोरी तो है ही, और आज तो कंजम्पशन ने ही बाजार को सपोर्ट भी दिया हुआ है। बट बाजार में जो एक्शन चल रहा है, एक बार आशुजी से भी उस पर राय ली जाए। आशुजी, शो शुरुआत करी थी,
225 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, अब पॉजिटिव हो गया है। निफ्टी भी 17,600 पर आ रहा है। छोटी रेंज, आज रेंज कल जितनी बड़ी रेंज नहीं है, बट कल से ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस छोटी रेंज में आज दिख रही है। तो बाजार पर एक रहा है, एंड ऑफ कोर्स अदानी 27% नीचे था, अब 20% नीचे। दीपांशु, एक ही रीजन से मार्केट 5 बार नहीं घट सकती। हाँ, मतलब वो जो रीजन है, अदानी 4 बार घट गया और 25% और 20% और 15% हम रोज देखते हैं, बट वो एक ही रीजन से मार्केट 5 बार नहीं घट सकती है। मार्केट में जो करेक्शन एक मेजर आनी थी वो आ चुकी है। तो मैं भी बोल रहा हूँ 17,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी आपने देखा कि 17,500 से कैसे रिवर्सल आया। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट की रिकवरी मतलब 10 मिनट में आई है। तो मुझे यहाँ पे, और अगेन स्टेट बैंक भी अभी 520 रुपये के आसपास नीचे आया था, फिर वापस 530 रुपये है। तो ये जो स्टॉक्स हैं या जो इंडेक्स में ट्रेड है वो लॉन्ग ट्रेड ही है। लॉन्ग ट्रेड ही है, मतलब मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ से लॉन्ग ट्रेड है। आपको 200-300 पॉइंट निफ्टी में भी मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी मिल सकते हैं, ट्रेड स्प्रेड के साथ ऑप्शन लेके या 1:1 स्प्रेड बना के। बट मैं एक बार बोल रहा हूँ, अदानी का पैनिक अदानी पे और चल सकता है, लेकिन वो मार्केट को कितनी बार गिराएगा इतना पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है, और हाँ आ गया। बीच बीच में छोटा मोटा और आता रहेगा। देखिए स्पाइरल इफेक्ट है इसका, जो कोलेटरल डैमेज है कहीं निकल के आएगा, किसी पॉकेट में आएगा, किसी थीम पे आ जाएगा, किसी और स्टॉक पे आ जाएगा, वो सब रहेगा। बट बियॉन्ड दैट नहीं है। मतलब आप होलिस्टिकली इंडेक्स को बार बार अदानी पे कितनी बार गिरा लोगे? बात तो आपकी सही है। एसबीआई तो मुझे तो अच्छा लगता ही है। मतलब एवरी डे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कल 505 से 535, आज 505 से 525, आज अभी 510 से फिर 530, फिर मतलब वो ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना, ये एक ना सेफ कॉल होती है, बाय एट डिप्स सेल एट राइज। लेकिन इसमें तो वो मिल रहा है, डिप और राइज वो मिल रहा है, नहीं तो मिलता नहीं है। हम नॉर्मली ना सेफ कॉल बोलते हैं कि सेल एट राइज मार्केट है, अभी कुछ नहीं है, सेल एट बाय एट डिप्स मार्केट अभी कुछ नहीं है। एसबीआई तो दिन में 3 बार आपको, आज 3 बार कल वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपका टारगेट स्टॉक मिल जाए, अगर आपको ये 2 स्टॉक्स में मुझे बाय करके बेचना है, तो वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। थोड़ा रिकवरी के मूड में आ रहे हैं बाजार। एसबीआई भी मौके दे रहा है, बाकी बैंक्स भी देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे से स्मार्टली रिकवर हो रहा है, पीएनबी में नीचे से आपको स्मार्ट रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है, तो पीएसयू कर रहा है, तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है इनकाउंटर्स में। वॉलेटाइल बहुत है बाजार, उसको आप उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, बट नीचे से रिकवर भी हुआ है। 27% नीचे वाला अदानी एंटरप्राइजेस भी अब 20% ही नीचे, तो थोड़ी रिकवरी वहाँ पर भी आई है। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो बैंक्स हैं वहाँ पर तो मूव आ ही रही है। आरबीएल बैंक 4% ऊपर है आज, इसमें भी कुछ एक्शन चल रहा है। आरबीएल को भी अपने रेडार पर रखें। आईडीएफसी फर्स्ट ऑफ कोर्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं। क्लीन साइंस टेक, इसके भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 181 करोड़ से आय बढ़कर 237 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है, तो क्लीन साइंस में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। मुनाफा 58 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ का आया है। चार्ट भी रिएक्ट कर रही है। एक बार कुणाल जी क्लीन साइंस का भी चार्ट देखें कि नंबर्स आ रहे हैं और अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, स्टॉक भी उस पर रिएक्ट कर रहा है। अब 5.5% ऊपर है क्लीन साइंस। ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, बट कुणाल जी स्पाइक आ रहा है नंबर्स पर। बिल्कुल दीपांशु, काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है, बहुत समय से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि बड़े वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक हर्डल मुझे नज़र आती है 1480 से 1485 के बीच। मुझे लगता है कि वो लेवल्स पार करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। अगर 1485 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो फिर इसमें आपको एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लगता है जिनके पास है बने रहें, नई खरीदारी इन स्तरों पर नहीं करनी चाहिए। 1485 का ब्रेकआउट आने का फिलहाल वेट करना चाहिए। तो 1485 के ब्रेकआउट का इंतजार करें और फिर रखिए नज़र। बट एक शार्प स्पाइक नतीजों पर स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। बड़ी मूव आ रही है केपीआईटी में। एक बार सेठी साहब से जरा इसको रिविजिट कर लिया जाए। सेठी साहब वैसे इस हफ्ते 2 बार आपके रेडार पर भी आ चुका है, आज सुबह भी इस पर एक बार बात करी थी, बट अलग ही जोन में चला गया सर। 800 का लेवल आ गया केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में। 813 का इसने हाई बनाया आज के लिए। तो बिल्कुल दीपांशु, एक दमदार स्टॉक है। मैंने कल भी इसको रिकमेंड किया था और 2-3 दिन पहले भी 707 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। बाकी नतीजे आए हैं, नतीजे तोड़फोड़ है, और आज तो आईटी सेक्टर ही फोकस में है बाजार में। द ओनली सेविंग ग्रेस इज आईटी सेक्टर, और मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे अभी भी अच्छा लगता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स लाइक अ टाटा एलेक्सी। ये सस्ता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इसमें तड़का है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए करंट लेवल्स पे भी। बिल्कुल, तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मूव भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस पर दिख रही है। बट यूपीएल ये थोड़ा फिसला है। जय जरा एक बार यूपीएल का चार्ट देख लें। 6% का कट आया, आज 700 के नीचे आ गया यूपीएल। तो बाकी सब काउंटर्स में तो हम मूव देख रहे हैं, थोड़ी न्यूज़ रिलेटेड है और सेक्टर रिलेटेड है, बट यूपीएल जय 6% का कट आज।
बिल्कुल ओवरऑल अगर दीप अगर आप देखें तो यूपीएल में वीकनेस और आपको देखने मिल सकती है। 680 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 710 के आसपास के जो लेवल्स है आर द क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स। सो यू कैन सी यूपीएल स्लाइडिंग टिल 680, ये इतने लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम भी थोड़ा वीक है यहाँ पे। मोमेंटम भी वीक हो रहा है और यूपीएल में परेशानी बन रही है। स्टॉक पर बड़ा कट आया है इस समय। चलिए देखते हैं यूपीएल अब यहाँ से कैसी चाल पकड़ेगा। इंडसइंड बैंक पर थोड़ा एक्शन है पॉजिटिव। इन्फोसिस और आईटीसी, आई लेटर के तीनों स्टॉक्स बाजार को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट डाबर इस पर भी रखते हैं नजर। कंजम्पशन स्टॉक्स आज वैसे भी रेडार पर हैं ही, इसके भी आने वाले नतीजे। नूपुर जरा बताइए डाबर से क्या करना है एक्सपेक्ट? और डाबर से एक्चुअली कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, इस बार कमज़ोर ही रहने वाले नतीजे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी की जो आय है वहाँ पे सिर्फ 7% की ग्रोथ इस बार आ सकती है। मुनाफा फ्लैट रहेगा 509 करोड़ के आसपास, 1% की ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन्स में भी इस बार एक्सपेक्टेशन है कि डिक्लाइन वहाँ पे दिखेगा। पिछले साल इसी तिमाही में करीबन 21% के मार्जिन थे, जो इस बार कम होकर करीबन 19.8% के मार्जिन आ सकते हैं। और अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा भी 623 करोड़ के आसपास आ सकता है। वॉल्यूम्स में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आ सकती है। फूड सेगमेंट से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन इस बार बन रही है कि वहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो बेटर हो सकती है दूसरे हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से, क्योंकि कोविड के टाइम हमने देखा था कि हेल्थ सप्लीमेंट की जो कैटेगरी है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट आता है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी थी, लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। वहाँ पे अनुमान है कि इस बार वो कमज़ोर रह सकती है। कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरीज है वहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि 4 से 5% की ग्रोथ वहां से आ सकती है। जिस हिसाब से लागत में हम कमी देख रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस अब डिक्लाइन हो रहे हैं, वहां पे थोड़ी बहुत कूलिंग है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे पिछले क्वार्टर से ग्रॉस मार्जिन जो है वहां पे इस बार एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े से इंप्रूव होके आ सकते हैं, लेकिन रूरल में अभी भी कंसर्न्स है। वहां से जो डिमांड कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं उसके चलते वॉल्यूम पे इम्पैक्ट रहेगा और उसी के चलते ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कुछ खास नहीं आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर, इस पर रखनी है नजर। एक्शन इसमें आ रहा है। इंडसइंड बैंक, इस पर एक मूव आ रही है। सुमित जी एक बार जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट पुल अप करें सर। मूव आ रही है, बैंक निफ्टी की रिकवरी में इसका योगदान है। एसबीआई का तो अच्छा योगदान रहा ही है, बट इंडसइंड बैंक में कुछ एक्शन चल रहा है सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। आई थिंक इंडसइंड बैंक के अंदर नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 1010 1020 के आसपास का है। यानी जब तक ये नीचे में लेवल टूटेंगे नहीं तब तक इसमें अभी फ्रेश सेलिंग आएगी नहीं, और यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 1080 1090 का लेवल तोड़ देगा। यानी यहाँ से ऊपर में 1080 1090 का लेवल टूटने के बाद इंडसइंड बैंक में एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा। फिर 1125 से लेकर 1150 तक का मूव अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी 1080 1090 के ऊपर बनाए 1125 से 1150 के टारगेट्स के लिए। तो इंडसइंड पर रखिए नजर, इस पर थोड़ा एक्शन हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी थोड़ा एक्शन हो रहा है। चुनिंदा बैंक्स और फाइनेंशियल्स मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी एक बार देख लेते हैं। वैसे बाकी एनबीएफसीज थोड़ी ज्यादा एक्टिव हैं, बट क्योंकि पिछले 5 मिनट में इंडिया बुल्स में थोड़ा एक्शन बना है, जरा बताएं सर। दीपांशु, 120 का एक सपोर्ट है जो अभी फिलहाल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई ब्रेकडाउन के संकेत है नहीं। तो यहाँ पर शायद ये 2-3 रुपए के रेंज में साइडवेज पड़ा रहेगा। स्ट्रेंथ तब आएगी जब 122 के ऊपर जाएगा, 130 तक की अपसाइड होगी। ब्रॉडली 120-130 की रेंज होगी। 120 ब्रेक करेगा डिसिसिवली तो फिर 110-105 तक भी जा सकता है। बट रखिए नजर, थोड़ा एक्शन आ रहा है। एमएनएम फाइनेंस में मूव आ रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये एक्टिव आपको होते हुए दिख रहा है। कैनफिन होम्स में तो अभी चार्ट कॉर्नर पिक आया भी था आपके लिए। तो थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज, और थोड़ा एक्टिव हो रहा है बैंक निफ्टी। तो सही वक्त है कि अनिल जी से भी एक बार बाजार पर व्यू लिया जाए। सर, वॉलेटाइल था शो की, जब हमने शुरुआत करी तो 250 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, अब 50 पॉइंट ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेस 27% तक नीचे गया था, अभी 22% नीचे दिख रहा है। तो वहां से एक्शन बना हुआ है, बट बाकी बाजार में थोड़ी एक्टिविटी बन रही है इस समय। अच्छी बात यह है कि बाजार है ना डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है। दो चीज़ों में, पहला डिफ्रेंशिएशन ये था जो जिसकी हम सुबह से बात कर रहे थे कि अदानी प्लस बैंक, ये एक तरीका है मार्केट को देखने का, और दूसरा बाकी सब। तो ये तरीका सुबह से चल रहा है जी। अदानी ग्रुप के शेयरों में कोई भी साइजेबल रिकवरी निचले स्तर से कहीं से भी नहीं आई है। हर एक लेवल पर सप्लाई है जी। तो उस हिसाब से वो तबका तो कमजोर ही है आपका। बाकी स्टॉक्स अपने हिसाब से खरीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो पिछले कुछ समय में एक बदलाव आया है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया बदलाव है, और वो बदलाव ये कि मार्केट अदानी प्लस बैंक्स में भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब अदानी मीन्स अदानी, ये अदानी प्लस बैंक नहीं है, राइट। तो ये जो चेंज दिख रहा है
ये अच्छी बात है कि हर बैंक अदानी के एक्सपोजर से डूबने वाला नहीं है। करेक्ट। तो जहां नहीं डूबने वाला है कम से कम वहां तो खरीदारी करें। करेक्ट सर। करेक्ट। तो ये बदलाव जो हो रहा है ना, मेरे ख्याल से ये एक सेंसिबल चेंज है और इसी वजह से आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है। डेटा मेरे सामने तैयार ही है ऑलमोस्ट, और मैं फाइनल टच ही दे रहा हूँ और आपके सामने रख भी दूंगा। बिल्कुल सर। 2:30 बजे की स्ट्रेटजी के तौर पर। लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो पिछले पूरे दिन भर के आज के एक्शन में दिखी है, दिन के लिए 17,500 आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। राइट। और 17,500 के नीचे निफ्टी के जाने की बिल्कुल इच्छा है नहीं। 2:30 बज रही है, 3 बजे के पहले आप 17,600 को पार करके टिका दीजिए जी। आज पूरी संभावना इस बात की फिर से है, आप 17,600 के नीचे बंद नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, 17,600 के नीचे बंद। 4 दिन से हम 17,600 को होल्ड कर रहे हैं। अच्छा। और आज ऐसी कोई विशेष कमजोरी हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि 17,600, तो क्लोजिंग मुझे 17,600 के ऊपर मिलनी चाहिए। तो कहीं न कहीं 600-650 की रेंज में जाकर वहाँ सेटल होने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। और रहा सवाल बाकी 3.5 तक का, वीकली एक्सपायरी है, कुछ बड़ा मूव और दिखाने की कोशिश किसी एक तरफ करे जो इंट्राडे की वॉलेटिलिटी है, तो उस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़े रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाइए। 17,600 की ऊपर की क्लोजिंग में देख रहा हूँ निफ्टी पर, 40,300 के ऊपर की क्लोजिंग देख रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी पर। हालांकि अब 40,500 आ गया है, लेकिन 200 पॉइंट की आज की कोई वैल्यू नहीं है। 2 मिनट में 200 पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं। तो ये 2 क्लोजिंग आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी 40,150, 40,200 इस लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिन के लिए ले रहा है, जैसे 17,500 पर निफ्टी ले रहा है। चलिए थोड़ी देर में आपकी स्ट्रैटेजी भी लेते हैं। बिल्कुल। बट सेठी साहब हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं और 2:30 बज गए, तो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स भी हो जाएं सर। सेठी साहब कितनी है आज? दो। आपके आने के पहले 3 कॉल ऑलरेडी दे दिया अनिल जी मैंने। अच्छा, ओह माय गॉड। हाँ, आपने मेरा व्यू कॉपी किया है क्या? बिल्कुल। अच्छा, मैं अब सुननी, अच्छा सेम, क्या बात कर रहे हैं? दीपांशु बताएगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैच तो हो रहा है। आशु सर ने भी कहा था कि सेम इवेंट पर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप सुधर गए हैं, बदल गए हैं। बधाई बधाई सर। सही मैंने कहा एक अदानी को रोज मार के मार्केट को कितनी बार मारोगे उसकी वजह से? हाँ, अदानी तो और जा सकता, कुछ भी हो सकता है, मार्केट को कितनी बार मारो? मैं और जय थोड़ी देर सत्संग में बैठे थे, मैं और सिद्धार्थ जी, तो शो शुरू हो गया। मैंने कहा आज इतने दिनों बाद आए हैं तो सबसे एक एक करके मिलने की कोशिश कर रहा था, तो शायद मैं सुन भी नहीं पाया। अगर मैं सुन लिया होता तो मैं बोल देता, कॉपी किया आपने? नहीं, मैं सुन लिया होता तो बोलता सेम टू सेम कर दिया, किसी ने प्रॉम्प्ट मैं बोला आशु सर का सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो। हाँ, उसमें क्या है, देखिए सी, मैं एक बहुत साफ बात बताता हूँ आपको। आप सब इतने बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं पैनल पे, सबका अपना अपना व्यू है मार्केट पे, स्टॉक पे, सब पे। मैं हर एक के व्यू की रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपसे सहमत भी हो सकता हूँ और असहमत भी हो सकता हूँ। सहमत होता हूँ तो भी मुझे मानने में कोई परहेज नहीं कि आपने जो बोला वही मैं सोचता हूँ, और अगर आपसे मैं असहमत हूँ या आप मुझसे असहमत हैं तो भी आपको अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है, तभी तो मजा है, राइट? तो बिल्कुल धन्यवाद सर। नहीं, आप दोगे, मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ, मैं इसीलिए हाँ। हम भी तो आपको बोल पाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। सेठी साहब के पास चले। हाँ, सेठी साहब आए। जी बिल्कुल बताएं सर। नहीं, बिल्कुल 2 स्टॉक्स वापस हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जो आज का पहला स्टॉक है ISGC हेवी इंडस्ट्रीज, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है। और हमने कल बजट में देखा सरकार का फोकस है प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा देने का, तो उसका एक बड़ा फायदा हो सकता है। ये कंपनी, आज मेरे नोट्स मेरे सामने नहीं है तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट ये कंपनी मेनली शुगर सेक्टर, फिर पावर प्लांट्स, बॉयलर्स, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बॉयलर्स लगाती है। और इनके पास शुगर और एथेनॉल का भी अच्छा खासा कारोबार है। एक्चुअली जो इसका नाम है ISGC, उसका मतलब इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और सरस्वती शुगर मिल्स नाम की इनकी एक शुगर मिल्स हुआ करती थी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें, खरीदारी करें। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 475 का, स्टॉप लॉस 445 का। तो ये है आपके लिए आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग। ये जो किसी भी कंपनी का पूरा नाम याद करने की जो परंपरा है, वो आपकी पहले बचपन से है या जैन साहब के साथ रहने के बाद में? नहीं, मैं हर कंपनी का नहीं बोलता हूँ। इसमें क्या है, ISGC में शुगर है, ये बताना जरूरी था। तो इंडियन शुगर एंड जनरल अच्छा इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। जैन साहब की तो याद, और ये एक्चुअली पहले ये कवर किया हुआ, इसलिए याद रह गया, सरस्वती शुगर मिल्स करके। वजीर सुल्तान से शुरू हुआ था, VST से शुरू हुआ। एक बार क्या हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम था ये, जैन साहब वाज यंग। तो यंग तो अभी भी अनिल जी ठीक ही है वैसा, मतलब आपके हिसाब से आप होंगे, ठीक है। तो तब मैंने ना एक बार जैन साहब शो पे आए, VST इंडस्ट्री का नाम लिया, मैंने फुल फॉर्म तब से जैन साहब एकदम पूरी रिसर्च करके आते हैं। नाम तो एटलीस्ट एक्रोनियम को फुल फॉर्म लेके आते हैं। बात कर रहे हैं,
ये इस चेक की जो बात अभी सेठी साहब कर रहे हैं, हमारे नोएडा की कंपनी है। हाँ बराबर, नोएडा की है। सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट। हाँ, शायद आप लोगों ने भी कवर किया हुआ है और मैंने भी जेम्स में कवर किया हुआ है, बेहतरीन कंपनी है यार। दूसरी पिक सर। हाँ, जो दूसरी पिक है आज की वो एक किचन अप्लायंसेस स्टॉक है। जी को मौका दे रहा हूँ और हो सकता है माय वाइफ इज आल्सो वाचिंग। अनिल जी, ये स्टोव क्राफ्ट, ये देखो भाई साहब, ऐसा है, आपको पसंद आ रहा तो बोलो। मेरे को मौका देने के लिए आप स्टॉक नहीं, मैं मौका कहीं भी ढूंढ लूंगा। नहीं, स्टॉक पसंद आ रहा है। नहीं, स्टॉक पसंद आ रहा है तभी बोल रहा हूँ। 515 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एक जबरदस्त कंपनी है जो किचन अप्लायंसेस बनाती है और इनका जो ब्रांड है, पिजन नाम का ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर है। फिर ब्लैक प्लस डेकर, ये भी इनका ही ब्रांड है। और बाकी दमदार फंडामेंटल्स वाली एक अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 535 का टारगेट है, 505 रुपये का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो स्टोवक्राफ्ट और आइसजैक हेवी इंजीनियरिंग, ये दो काउंटर्स हैं आपके लिए जिस पर आपको करना है फोकस। यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिखेगी। इस बीच सेंसेक्स भी 59,900 का लेवल अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो अच्छी मूव बाजार में अक्रॉस आपको अब बनती हुई दिख रही है। थोड़ा देखते हैं यहाँ से अगर बाजार और संभलने की कोशिश करते हैं कि नहीं। बाय द वे, कोरोमंडल जो हम हाईलाइट कर रहे थे, मार्जिन का डिसअपॉइंटमेंट है, वो स्टॉक अब आपको 2% का कट दिखा रहे हैं। तो इनिशियली नतीजों पर अच्छा रिएक्शन आया, बट मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट के बेसिस पर ये स्टॉक खुला है। मैक्स फाइनेंशियल्स, वागले साहब एक बार मैक्स फाइनेंशियल्स देखें सर, 5% टूट चुका है ये काउंटर और फ्रेश सेलिंग आ रही है इस समय। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीपांशु, पैटर्न वीक है। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज 700 का लेवल तोड़ना यह एक बहुत निगेटिव बात है और करंटली 700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो इसका अगला टारगेट लगभग 670 का होगा और 650 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय करने की कोशिश ना करें। ट्रेड करना है तो 700 तोड़ने के बाद ही बेचे। 696, 695 ये लेवल पे 702, 703 का स्टॉप लॉस और 650, 660 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल जहां पर रखनी है आपको नजर आई। हिमांशु जी के पास एक और कॉल है, तैयार, चलते हैं उनके पास। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज सुबह की वीकनेस के बाद कल के लोज को होल्ड किया और उसके बाद इंट्राडे चार्ट्स पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश है, तो यहाँ पर एक रिबाउंड आता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट वीक की 40,700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। 530, 540 रुपए के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 450 रुपए के नीचे का। अपसाइड में मुझे लगता है कि कल तक यहाँ पर 720 और 750 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में 40,700 के नेक्स्ट वीक की कॉल खरीदनी है 530, 520, 540 पर 450 के स्टॉप लॉस के साथ और 720 और 750 के दो टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी की कॉल अब आपको खरीदनी है 40,700 की, ये हिमांशु जी की तरफ से राय आ रही है। तो बाजार पर अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में है बैंक निफ्टी भी। जय बताएं आपकी कॉल क्या है इस समय? बिल्कुल दीप, मेरा कॉल भी इंडेक्स पर ही है। हम दोनों वही साथ में डिस्कस भी कर रहे थे और व्यू मोटा मोटी यही बन रहा है कि इंडेक्स में, कि इंडाइसिस में बाउंस आना चाहिए। मेरा हालांकि कॉल निफ्टी पर है। मॉर्निंग में भी मैंने यही कहा था कि 17,500 के जो लेवल से आज की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए तभी 17,500 का मैंने इन द मनी कॉल रेकमेंड किया था। हालांकि वो एसएल हुआ बिकॉज वोलेटिलिटी हमें वो टाइम पे देखने मिली, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,700 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे 9 फरवरी की एक्सपायरी का, जो करीब अभी ट्रेड कर रहा है 119 रुपये 50 पैसे, 120, सो प्रॉब्ली 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 74 का। दीप, यहाँ पे टारगेट जो इसके निकल कर आ रहे हैं ऑन दी अपसाइड वुड बी 175 to 200, 175, 200 ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 17,700, 750 की रेंज अब निफ्टी स्पॉट में आपको देखने मिलनी चाहिए। तो बाजार संभलने के संकेत दे रहे हैं। बैक टू बैक कॉल ऑप्शंस की खरीदारी की राय आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर इस समय, एक हिमांशु जी की तरफ से, एक जय की तरफ से। तो बैंक निफ्टी 40,700 का कॉल हिमांशु जी को पसंद है और जय को अगले हफ्ते की एक्सपायरी की 17,700 की निफ्टी की कॉल पसंद है। यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हैं। सुमित जी, आपको क्या पसंद आ रहा है इस समय बाजार में? दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 59 रुपीज़ 40 पैसा, 59 रुपीज़ 45 पैसा। स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक होने वाला है। जैसे ही कल का हाई ब्रेक करेगा उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक जिन्होंने खरीदारी करा है वो लोग पोजिशंस होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। 60 रुपये का लेवल निकलते ही ऊपर के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पहला टारगेट बनेगा 64 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 66 रुपये का।
55 रुपए के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 64 से 66 के टारगेट्स के लिए 2 से 4 दिन का व्यू लेके काम करें। सो 2 से 4 दिन का व्यू लीजिए और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदिए। आईडीएफसी लिमिटेड तो ऑफकोर्स अपने नतीजे और शानदार डिविडेंड की घोषणा के बाद एक्शन में आए तो थोड़ा बाजार अब दिख रहे हैं कि मूड आपको अच्छा बनते हुए दिख सकता है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस समय अच्छा बनते हुए दिख रहा है। बट वर्लपूल ये काउंटर है जिसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ है। वर्लपूल एक बार हिमांशु जी जरा एक बार चार्ट देख लें। वर्लपूल का 5.6% का कट आ रहा है वर्लपूल में इस समय, जरा देखें सर। दीप, चार्ट काफ़ी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक बेहद ख़राब पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर किसी के पास तेज़ी की पोजीशंस हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल एग्जिट किया जा सकता है। वीकली चार्ट्स पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन होता हुआ नज़र आ रहा है और इस ब्रेकडाउन की जो डाउन साइड के टारगेट्स हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि 1000 रुपये के नीचे भी ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर कमज़ोर है, फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल भी यहाँ पर कोई सलाह नहीं रहेगी। ओके, तो फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं आ रही है। बट वर्लपूल में बड़ा कट आया है आज, करीब 6% की वीकनेस आपको इस पर आती हुई दिखी है। वेल्सपन इंडिया, इस पर एक मूव आ रही है। जैन साहब जरा देखें, आई डोंट नो आज कोई अगर स्पेसिफिक ट्रिगर आया है बट 8% की मूव आ रही है वेल्सपन इंडिया में। ज़बरदस्त एक्शन आया है, जरा देखें सर। 8% ऊपर है, 70 का लेवल आ रहा है वेल्सपन पर। जस्ट दैट कि बहुत करेक्टेड था ये स्टॉक और एक बाउंस आया है, बट ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप भी चल रहे हैं, वो भी एक रीज़न है। बट ओवरऑल मैं इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेबली रेकमेंड नहीं किया हूँ, पास में भी और आगे भी मेरा कोई वैसा नहीं है। सो मुझे कुछ जब कोई डेट्स वगैरह रहते हैं कंपनी के अकाउंट में तो मुझे थोड़ा सा मैं कॉशियस रहता हूँ। काफ़ी बड़े डेट्स है बुक्स में, 3000 करोड़ से ज़्यादा के डेट्स है और देखिए मार्केट कैप भी 6000-7000 करोड़ का है। सो आई फील कि ठीक है, बाउंस पे एग्जिट की राय दूंगा और दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है उनमें कहीं ना कहीं मैं एंट्री लेने की राय दूंगा। हालांकि रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टेक्सटाइल स्टॉक्स के नहीं आ रहे हैं। तो आपकी पसंद का सवाल नहीं पूछा दीप ने? मतलब आपका, मैं आपके पास ही बैठा हूँ, कोई ऐसा पसंद का है सवाल तो बता दो, मैं वो ठीक है मैं बताता हूँ अनिल जी। अभी ऑन एयर है, मैं ऑफ एयर बताता हूँ, दूसरे का जब बातचीत चलती रहेगी। अच्छा तो मुझे लगा गलत आदमी के पास चले गए। गलत नहीं, आदमी तो सही है वैसे। सही है। 2:30 बजे की स्ट्रेटजी 2:45 बजे ले ली जाए। हाँ अब कुछ नहीं कर रहे सर। डाउ के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं बट नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिए नजर, क्योंकि 1.5% ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स। कल 2% नैस्डैक भागा था क्योंकि मेटा फेसबुक के नतीजे आए थे। नतीजों के साथ साथ $40 बिलियन का बायबैक इन्होंने अनाउंस कराया। तो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 20% ऊपर था मेटा का शेयर, इसलिए नैस्डैक फ्यूचर्स आप ऊपर देख रहे हैं। तो आज शाम को यहाँ पर फिर से फायरवर्क्स हो सकते हैं। यूरोप भी ठीक है, पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स कमजोर था, अभी रुपया फिर से वीक हुआ है, डेज लो पर रुपया ट्रेड कर रहा है, 20 पैसे की कमजोरी है। अदरवाइज बाकी सारे ग्लोबल फैक्टर्स तो पॉजिटिव ही हैं। सर बताएं क्या करना है इसमें? व्यू तो दीप थोड़ा बायस हल्का हल्का तेजी की तरफ बन रहा है, लेकिन हल्का हल्का ही बन रहा है, मतलब एकदम मन खोल के, बिना रिस्क के, बिना डरे घबराए, कॉन्फिडेंस के साथ जो तेजी करने का मन होता है ना, वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, बेचने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 17,500 हमारा सपोर्ट लेवल है। डेटा क्या कह रहे हैं बता दूं, 17,500 के नीचे आज आपकी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। 1.5 करोड़ शेयर वहाँ पर पुट में खड़े हैं। 17,600 लड़ाई झगड़े वाला मामला है जहाँ पर आप खड़े हैं। 3:05 के पहले आपको 17,600 के पार निकल कर टिकना है। अगर टिके तो आप 650, 665 तक जाकर वहाँ एक्सपायरी देने की कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आगे नहीं दिख रही। ठीक है, और नहीं तो 17 नहीं होगी, ऊपर ही 17,600 के ऊपर ही होगी, 17,600 के आसपास ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली 17,600 ज़्यादा नीचे दिख नहीं रही है। अच्छा। 4 दिनों से हम 17,600 को होल्ड कर रहे हैं, इससे खराब माहौल में भी होल्ड किया, आज क्यों ना करें? हाँ ये तो सही है ना। तो 5-15 पॉइंट इधर उधर अलग बात हो सकती है, लेकिन 17,600 या 600 प्लस की एक्सपायरी में देख रहा हूँ। ये तो बात होगी निफ्टी की। ठीक है, आइडियली 600-650 के बीच में। बैंक निफ्टी जो डेटा बता रहे हैं ना, 40,000 के नीचे 40,000 तो बहुत दूर गया। अब जो आपके लिए बढ़िया सपोर्ट बन गया है बचे हुए 1 घंटे के लिए, वो है 40,500। ओके, अगर आप 40,500 के ऊपर बने रहते हैं, टिके रहते हैं कि जो आप करेंगे दीप, तो ऐसी सिचुएशन में आज 40,800 से 41,000 है, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट मिनिमम और बढ़ने की जगह 40,800 तक आज ही जाने की जगह है। ध्यान से सुनिएगा, 40,800 तक आज ही जाने की जगह है।
और हो सकता है 40,800 से 41,000 की रेंज में कहीं जाकर दिखे। तो मुझे खरीदने के लिए जहाँ 17,600 पर निफ्टी है और 40,650 के आसपास बैंक निफ्टी पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, कंफर्ट ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा है, वीकली एक्सपायरी है, तो ऑप्शंस में जो कवरिंग आ सकती है वो यहाँ पर आ सकती है। तो 40,800 41,000 इस रेंज में जाकर देखने बैंक देख भाग भी रहा है बैंक। ठीक है, डेटा दिखा नहीं है, साफ है, मतलब नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। क्यों जाए क्या बैंक निफ्टी डेटा? अच्छा, अभी तो हिमांशु जी आपने दिया ना, और वही डिस्कस कर रहे थे आप अभी जब बता रहे थे व्यू, तभी भी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि देखिए एकदम परफेक्ट वही एनालिसिस वही व्यू मैच होके आ रहा है अनिल जी, और 600 के ऊपर ये टिक रहा है। सो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, निफ्टी में भी शुरू हो जाएगी। चलो बोलो जी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, हाँ। अभी आप 2:30 पर आपने फिनिशिंग टचेस देना शुरू किया जी। 2:45 तक 15 मिनट तक आप फिनिशिंग टचेस देते रहे। हाँ। मेरा सवाल ये कि प्रोसेस क्या है अनिल जी, आप ये जो बनाते हैं अपना एनालिसिस, इसमें 15 मिनट आप लगाए आपने, तो क्या 15 मिनट में तो जैन साहब से भी 3-4 बार बात कर ली बीच में। पास में कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना क्लास में, वो बार बार डिस्टर्ब करता, बोलते हैं कुछ न कुछ उनको बात कर, जैसा दीप सुबह से देख रहे हैं, आशुष जी हर 3 मिनट में कुछ न कुछ बोलते हैं उनको, और 3 मिनट के लिए बोलते हैं। जैन साहब की फ्रीक्वेंसी हर 3 मिनट में दीपांशु हार्ट लगा के मुझे कह रहा है हमारे जैन साहब की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, जैन साहब इतना नहीं बोलते हैं, जैन साहब थोड़ा ऐसे दिखाओ तो डर भी जाते हैं, आशुष जी का थोड़ा सा कम है ऐसा। वो तो डराते हैं। तो बेसिकली ये है, मैं अच्छा आपने सवाल अच्छा पूछा, ये कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आज साथ साथ बैठ रहे, तो ये देखो ये डेटा मेरी टीम निकाल के देती है पीछे से। आपका भंगड़ा करा दे तो ये डेटा निकल कर आते हैं। इस डेटा में ओपन इंटरेस्ट कितना घटा बढ़ा है, प्रीमियम कितनी कम ज़्यादा हुई है, और पुट कॉल रेशियो क्या है, कहाँ कहाँ ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है पुट और कॉल में, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आता है। फिर उसके बाद में एक पांडुलिपि ये अपने हिसाब से हाथ से, मेरी प्रॉब्लम है जब से मैं हाथ से ना लिखूँ ना मुझे याद नहीं होता, ऐसे पढ़ के मुझे याद नहीं होता। सीए वाली नहीं, वो अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट की निशानी। हाँ, वो मैथ्स उन्हीं बच्चों की कमजोर रह जाती है जो मैथ्स पढ़ते हैं। वाह, इधर भी ये देखिए अनिल जी, ये देखिए सर, ये देखिए सर आंध्रा पेपर। आप सब लोगों से इतना सीखा हूं मैं, मुझे पता ही नहीं। बट आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। आपकी जनरेशन का भी पता लगता है, आजकल लोग आईपैड यूज कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो भी है, लेकिन लिखने से ये होता है कि याद हो जाता है, ऐसा मेरा सोच है। आपने सुबह 600-700 का स्प्रेड भी लिखा था ना? हाँ, लिखा हुआ ना, ये प्रॉफिट तो कैलकुलेट करो ना। अभी मेरा तो बोल दूं पहले, आपका कहाँ से? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये लिख लेने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है डेटा कहाँ क्या है, बस फिर मैं दे देता हूँ। ये बस फिर मैं ही तो असली अनिल जी खेल है। बस यही है सर, सर। बस आशु जी बधाई, 17,700 पे 2 बेचे हुए, याद रखना, ज़्यादा हो गए। अरे जी, उससे ज़्यादा बढ़ ना जाए, ध्यान रखना। अरे नहीं, 17,800 तक की कवर है, इतनी तेजी नहीं, इतनी तो आप होने स्टेप बाय स्टेप भी नहीं दोगे ना यार, फिर नीचे चलिए बेबी स्टेप। चलिए आइए अब करते हैं मुलाकात भसीन साहब से। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बाजार भी रिकवरी के मूड में, बताएं सर, एक तो बाजार पर आपकी रीडिंग और अपडेट्स। गुड आफ्टरनून। तो दीपांशु 2 दिन की बात है, मंगलवार से शेयर बाजार घूम जाएगा, 18,500 आपको अगले हफ्ते के पास जरूर आएगा, आप लिख के ले लो। और आई एम वेरी वेरी श्योर ये जो आजकल की फॉल है, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। द फियर बैरोमीटर इज बैक टू 16,200, जब 16,000 जून में गया था। So you can imagine how oversold and how much of fear has come in because of Adani and so on. Or global markets are in the best mood ever. Dollar weakness is telling me there is strength. Gold and silver are hitting new year highs. And I think that we are heading 500 points higher. तो आज मेरी 3 कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं, और उसमें से एक इंडेक्स पे भी है, आप बोले तो मैं शुरू करूं। प्लीज भसीन साहब बताएं सर। 17,600 ये 60-70 में आप निफ्टी लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 170 पॉइंट, 17,500 का स्टॉप लॉस। और कल नहीं तो मंडे को 18,200, उससे कम मत बेचना, 18,200 निफ्टी। दूसरा, आपको मैंने 155 में दिलाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा 170 हो गया था येस्टरडे, वापिस 153 में लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, 170 और 175 का टारगेट कल आ जाए या मंडे को, हर हालत में आएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैं बताऊं, फ्राइडे को ही मुझे अमृतसर में बताया गया कि सिल्वर इज ब्रोकन आउट, और ये राकेश और कुणाल ने मुझे बोला, एंड आई हैव चेक द चार्ट, वेदांता विल बी अ नो ब्रेनर।
370 रुपए का टारगेट है, 310 का स्टॉप लॉस। वेदांता लीजिए 325.50 to 326। 310 का स्टॉप लॉस है, 370। वेदांता विल गो टू न्यू हाइज। इट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी अगेंस्ट अ वीक डॉलर and silver prices. Vedanta has a 20% share in the silver business. That is going to be an extraordinary gainer for them. तो वेदांता और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक्स में यहां पर करनी है आपको खरीदारी। 370 का टारगेट वेदांता के लिए आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप अच्छी मूव आते हुए देख सकते हैं। बट साथ ही निफ्टी पर भसीन साहब का भरोसा है। 18,000 और फिर 18,200 के लेवल्स भसीन साहब को अगले हफ्ते तक निफ्टी में आते हुए दिख रहे हैं। तो रिकवरी के मूड वाला बाजार दिख रहा है भसीन साहब को, और इंडेक्स में भी खरीदारी की रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए भसीन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन कॉल्स। आइए बढ़ते हैं आगे, और कुशल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बताने के लिए बिरला सॉफ्ट के नतीजों पर अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर बिरला सॉफ्ट के जो नंबर्स हैं वो हम थोड़ी सी कमज़ोरी की साइड पर ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि डॉलर आय से कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है नंबर्स के लिहाज से। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप बिरला सॉफ्ट की डॉलर आय देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है 14.9 करोड़ पर, और यहाँ पर इसी वजह से कंपनी का कामकाजी मुनाफा करीबन 3.8% गिरकर 150 करोड़ पर रह सकता है, और मार्जिन भी लगभग 70-80 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट एक्सपेक्टेड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर्स बता रहा हूँ, 13.1% से घटकर 12.2%, और कंपनी का मुनाफा भी फ्लैट रहने का अनुमान है। तो दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो मिड कैप आईटी कंपनियों की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है अब तक, जिनके भी नंबर्स आए हैं, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ना तो डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ है और ना ही आपको मुनाफे में उतना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, और मार्जिन्स भी गिरती हुई नजर आ रही है। तो शायद इसलिए ही यहाँ पर बाजार में आपको इसका ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, 7-8% की गिरावट बिरला सॉफ्ट में। बिरला सॉफ्ट रिजल्ट्स आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही 8% बहुत बड़ी और है। अच्छा, इसके साथ साथ केपीआईटी चलता है। केपीआईटी तो रिजल्ट भी बहुत तगड़े आए थे। जरा केपीआईटी दिखाना स्टॉक। उल्टी तरफ है दोनों। सिद्धार्थ जी, ऐसा कैसे? दोनों साथ साथ चलने वालों ने आज साथ छोड़ दिया, एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, एक रिजल्ट के बाद मजबूत, एक रिजल्ट से पहले कमजोर। ऐसा क्यों? हम साथ साथ है कि बदले हम अलग अलग है हो गए। पर केपीआईटी अगर फंडामेंटली देखा जाए तो काफी बेहतर है बिरला सॉफ्ट। सुमित जी बोल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं जमी कविता आपकी। कविता मैं इनकी कविता का तो मैं नहीं कह रहा ऐसा सुमित जी। मैं सुमित से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। सुमित जी बोल रहे हैं दिन भर कल और आज 2 दिन मेरे साथ बैठे, लेकिन फिर भी ऐसे ही। नहीं आज ही जी मंजर तो 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे कभी गया ही नहीं। हाँ। और वो कभी 50 दिन की एवरेज के ऊपर आया ही नहीं अनिल जी। अच्छा। हाँ, तो दोनों अनिल जी विपरीत दिशा में ही है। वो विपरीत दिशा में। जी सिद्धार्थ जी बताएं। आधा काम तो बंसल जी ने कर दिया। हाँ। बट फंडामेंटल बंसल जी के हिसाब से तो उन्होंने पूरा ही किया है, आपको आधा लग रहा वाली बात है। मेरा काम पूरा अनिल जी। देखिए, हम बॉश को रिकमेंड करते हैं, जर्मन कंपनी। यही तो मैंने उनको बोला। और अनिल जी, हम सेठी साहब जैसे नहीं है कि स्टोक क्राफ्ट की चीजें लेते हैं, हम लेते हैं हैफले की चीजें, वो भी जर्मन कंपनी है। जर्मनी पे फोकस है मेरा। और आप हैफले लिस्ट कर, आप हैफले लिस्ट करवा दो, सेठी साहब वो रिकमेंड कर देंगे। जी सिद्धार्थ जी। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि केपीआईटी काफ़ी बेहतर कर सकता है। बिरला सॉफ्ट के नतीजे भी थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं, और वो प्राइस में भी अभी दिख रहा है। सो देखेंगे नतीजे कैसे आएंगे, पर फंडामेंटली मुझे लगता है कि केपीआईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सब लिहाज से काफ़ी बेहतरीन है। तो जो प्राइस पैरिटी आप दिख रहा है वो केपीआईटी का बेहतर है, और बेहतर कंपनी भी है। तो ये है आपके लिए इस समय राय जहाँ तक बिरला सॉफ्ट पर सवाल है। बाय द वे एक और भी खबर आ रही है सर। एक तो बिरला सॉफ्ट नतीजों से पहले आपको कमज़ोर दिख ही रहा है, बट एक कंपनी है इन्वा केयर करके, खबरें ये बता रही हैं, मेडिकल डिवाइस बताती है कि इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल करी थी, और बिरला सॉफ्ट का एक क्लाइंट भी है, इनकी एक लार्ज डील है इनके साथ। तो शायद उस वजह से भी समझ में आ रहा है कि बिरला सॉफ्ट में इन पर्टिकुलर जो आज की गिरावट है, वैसे तो आप समझ रहे हैं कि स्टॉक कमज़ोर है, बट आज की गिरावट का एट्रीब्यूट इस खबर के दम पर भी आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी कमज़ोरी उसकी वजह से भी बिरला सॉफ्ट में बन रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर नतीजों के पहले का एक्शन। आइए चलते नई दिल्ली, और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से बात कर रही हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। बजट के बाद आइए सुनते क्या कहना है उनका। की बात करते हैं कि 7,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 33% की वृद्धि, 10 लाख करोड़ पे पहुंचाना, यानी कि और रोजगार उत्पन्न होंगे। हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। रेलवे का 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट, पहली बार इतना दिया है। सबसे बड़ा बजट आज तक का रेलवे का, और 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है।
फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने 3 करोड़ 25 लाख गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए पिछले 7-8 सालों में, यानी कि लखपति बनाने का काम गरीब को भी किया। तो मोदी सरकार ने 3.25 करोड़ लोगों के लिए किया है। अब इसमें भी हमने इसमें बजट में 66% वृद्धि की है, यानी कि 79,000 करोड़ रुपीस, 79,000 रुपये का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रखा है कि गरीब को पक्का मकान बना कर देंगे। 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट के लिए है, ताकि डेयरी, फिशरीज और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे करोड़ों किसानों को, पशुपालकों को इसका लाभ मिल पाएगा। फिर इसी तरह से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, तो अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दी, आपको लॉसेस बुक करने के लिए प्रावधान दे दिया, कैरी फॉरवर्ड लॉस करने के लिए आपको ऑप्शन दे दी है। तो युवाओं के लिए तो बहुत कुछ है। और यही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी अगर आपको स्किल्स चाहिए तो फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग हो या फिर आपका 3D प्रिंटिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन सब के भी आपको स्किलिंग का प्रावधान होगा। लाखों लोगों को स्किल्स मिलेंगी। और इसके अलावा 47 लाख युवाओं को अब स्टाइपेंड देने का काम भी अगले 3 साल में किया जाएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे, जहां पर देश भर के अलग अलग कोनों में युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा, देश और विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खोले जा रहे हैं। तो फ्यूचर मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, उसके लिए आपको वर्कफोर्स कैसे तैयार करनी है, वो सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। और अंत में मैं कहूँ अगर खेल कूद की, जी मैं खेल कूद पे आ ही रही थी, आपकी मिनिस्ट्री ने जो चाहा वो आपको मिला। बिल्कुल। ओके, तो ये थे आपके लिए आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, जो बजट के बारे में बात कर रहे थे। टाइटन के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट कट मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम है, 951 करोड़ का मुनाफा है। हमने अनुमान 1004 करोड़ का लगाया था। 987 करोड़ से मुनाफा गिरकर 951 करोड़ का आया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है। स्टैंड अलोन बेसिस पर आप ये आंकड़ा देख रहे हैं। आय लगभग इनके अपडेट से कैलकुलेट हो ही जाती है, बट फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है 10,631 करोड़ का, जो कि 9,500 करोड़ से बढ़कर आने वाली है। तो देखते हैं आय का आंकड़ा कैसा है, बट फर्स्ट कट पर मुनाफा तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग ही रहा है। मार्जिन पर भी हम थोड़ी कमजोरी का अनुमान इस समय लगाकर चल रहे हैं। टाइटन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं। आय 10,631 का अनुमान था, 10,444 करोड़ की आय, तो थोड़ा अनुमान से कम है। तो मुनाफा भी अनुमान से कम आया है, आय भी अनुमान से थोड़ी कम आती हुई दिख रही है। करीब 200 करोड़ का मिस है आय फ्रंट पर भी। कुणाल जी, मार्जिन जब तक एक बार चार्ट तो देख लें। कुणाल जी देखिए दीपांशु, अगर आप चार्ट देखें तो लगभग 1 महीने से टाइटन धीरे धीरे करके नीचे ड्रिफ्ट कर रहा है। तो चार्ट अभी भी मुझे कमजोर दिखता है, लेकिन 2300 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है और मुझे लगता है 2300 का लेवल होल्ड करेगा। तो एक दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। जिनके पास पोजीशन है फिलहाल बने रहे, कोई नई खरीदारी के राय इन स्तरों पर नहीं। अच्छा, 2300 के नीचे और खराब और कितने के ऊपर अच्छा होगा? नहीं जी, 2380 के ऊपर 2380। ये फ्यूचर्स के लेवल है, कैश के? ये कैश के लेवल। अच्छा, कैश के लेवल अभी चल रहा है 2330 और फ्यूचर में चल रहा है 2345, यानी 15 रुपये का डिस्काउंट। तो 2300 के नीचे खराब और 2380 के ऊपर अच्छा, और इसके बीच में कुछ भी नहीं। इसके बीच में आराम। ठीक है, आपने बोला तो ठीक है। ओके, रिजल्ट एक्चुअली आई थिंक थोड़ा थर्ड क्वार्टर तो दिवाली, शादियाँ सबसे बेस्ट होता है वैसे। 1000 करोड़ से ज्यादा। देखते हैं, चलिए थोड़ी देर में डिटेल्स और आ जाए। आई थिंक आय थोड़ी वी स्टैंड करेक्ट सर, 10,875। हाँ, 10,875 है, अनुमान से बेहतर है। 66 की उम्मीद थी, 875 आया, तो थोड़ा सा बेहतर है। गोल्ड भी थे। कामकाजी मुनाफा घटा है दीप, 1400 करोड़ से घटकर 1330 करोड़, और हमारा अनुमान था काम 1440 करोड़। हाँ, तो ऑपरेशनली नंबर्स वीक है, ये चेक कर सकते हैं। यस, करेक्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से 300 रुपये, मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 2600-2700 का भाव हुआ करता है ना। हाँ, तो ये नंबर्स काफ़ी हद तक हो सकता है प्राइस में वो देखना होगा, बट ऑपरेशनली मार्जिन्स के फ्रंट पर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा है टाइटन के रिजल्ट्स में। अब आगे देखते क्या होता है। कुणाल जी को काम दिया हुआ है, 2300 के नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा, और खराब होगा तो कुणाल जी बताएंगे। ठीक है ना कुणाल जी? और 2380 के ऊपर आएगा तो अच्छा हो जाएगा। और डिसअपॉइंटिंग है, 12.25%। मार्जिन्स बड़े खराब हैं।
ऑपरेशनली नंबर्स वीक हैं, इसमें कोई डाउट। टाइटन पे किसी की राय, फंडामेंटली विशेष टिप्पणी किसी की? अजय, हाँ वैसे भी आपकी तो रेंज की बाहर कर मतलब जितना टाइटन का भाव है उतने करोड़ की कंपनियां तो कवर भी नहीं करते 2000 करोड़ वाली इतना एक दिन में अप मूव होता है। जी बताएं सर। मार्जिन्स वीक है, 13.5% के अनुमान थे, उससे नीचे आए हैं घट के। बट सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या रहता है वॉल्यूम्स पे और साथ ही साथ मार्जिन्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो फर्दर रोड मैप डिसाइड करेगा। बट मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक फिर से अपने वही शाइन पे आ सकता है बहुत जल्दी, ऑल्दो अंडर परफॉर्मर है, बट एक बार आउटलुक मिल जाए मैनेजमेंट से तब जाके उसके ऊपर कॉल लेना चाहिए। तो ऑपरेशनली कमज़ोर है नंबर्स और इसलिए आप थोड़ा वीकनेस इस समय देख रहे हैं। ऑपरेशनली काफ़ी कमज़ोर, इनफैक्ट जो अनुमान लगाया था उससे भी ये तो कुणाल जी का यही प्रॉब्लम है, जो लेवल बोलते हैं आ भी जाए। कुणाल जी आ गया 2300, अब क्या करना है? एक मिनट कुणाल। बिल्कुल दहलीज पर है, अभी 2304 चल रहा है। बड़े ध्यान से 2300 के आसपास थोड़ी देर देखते, 2300 के नीचे टिक जाए थोड़ा तब तो फिर और फ्रेश खराब होगा। अच्छा फ्रेश खराब होगा तो कितना नीचे जाएगा? हमें देखिए 100 रुपए की जगह और है, 100 रुपए की जगह और 2200 2200। ओहो गजब। अब सवाल पूछो। एक क्वेश्चन है सर। हाँ मेरा क्वेश्चन आपसे, वैसे आंसर सिद्धार्थ भी कर सकता है। अनिल जी जब ये तेज मतलब अच्छे इसी होगा तो मैं दे दूंगा, मुश्किल होगा सिद्धार्थ जी। अनिल जी जब तेजी के अच्छा रिजल्ट आता है होती है तो सब ठीक ही होता है, तब कोई कमेंट्री नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। अब जब नीचे जाता है तो खराब होने के बाद कहते हैं कमेंट्री सुननी है। अच्छा कमेंट्री से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर कहेंगे नहीं मैं कल स्टोर में जाके देखूंगा कि क्या चल रहा है, फ्यूचर आउटलुक भी देखनी है। तो ये जो बुलिश माइंडसेट होता है वो सही है तो गलत क्या है? समझ गए ना सर? इसी से तो राकेश झुंझुनवाला बने। हाँ अगर ऐसे बिना कमेंट्री सुने, बिना स्टोर में जाए हुए और अगर सब ठीक बिना ऐसे सुन के नंबर्स देख के हर क्वार्टर में रिजल्ट स्टॉक बेच देते तो कैसे पैसा बनाते? जी सिद्धार्थ जी एक मिनट रुकिए, सिद्धार्थ जी को बोलने दीजिए। चैनल चेक से ग्राउंड रियलिटी पता चलती है और मैनेजमेंट की कमेंट्री से कॉन्फिडेंस लगता है कि क्या बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, क्या आगे का रोड मैप आएगा, तब जाके तो बुलिश सेंटीमेंट बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मल्टी बैगर बनते ही नहीं ना। सही जवाब। जी बंसल जी। तानिश का नया जो एडवर्टाइजमेंट आया है, हाँ। अनिल जी कमाल का है। मैं स्टॉक खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चैनल चेक बात कर रहे हैं आशु जी। उसमें माता जी जो हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को डायमंड खरीदने के लिए एनकरेज करती हैं। अच्छा। उनका बेटा मना कर रहा है तो कहती है काश मैं तेरे को भी चेंज कर पाती डायमंड की तरह। अनिल जी क्लासिक एडवर्टाइजमेंट है वो। अच्छा वो बेटा बोलता होगा SIP करूंगा, डायमंड नहीं खरीदूंगा। बेटा वो क्या है ये डायमंड क्या? आज से 25-30 साल बाद एक ऐड बनेगा, मैं सेठी साहब को कह रहा हूँ काश मैं आपको भी बिकवा पाता कुछ। नहीं सेठी साहब का तो एकदम परफेक्ट है। सेठी साहब आप बदलिएगा भी मत। आपकी मतलब मैं कह सकता हूँ दावे से, आप सारे यहाँ बैठे हैं प्लेयर, शॉर्ट टर्म पिक्स में जो सेठी साहब का स्ट्राइक रेशियो है अमेजिंग है। मतलब इतना अच्छा होना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, हम स्टॉक ऑफ द डे रिजल्ट देखने के बाद देते हैं, उसमें भी हमको इतनी मेहनत लगती है कि रिजल्ट देखने के बाद भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है कि 2% बढ़ेगा कि 3% घटेगा। तो इट्स टफ जॉब, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। थैंक यू अनिल। हेड्स ऑफ टू यू, बिल्कुल अनडाउटेड। जी सर कॉल जी टाइटन पे एक कमेंट करना जी है सर प्लीज। और एक कंडीशनल कॉल है। बताएं। 2300 जो कुणाल जी ने कहा मुझे ब्रेक होते हुए दिखता है, तो आपको प्रीएम करना है। अभी 2308-10 है तो अभी कर ले। नहीं इन्होंने कैश का बोला सर, आप फ्यूचर देख। मैं फ्यूचर्स की बात। कैश का इनका तो हो गया काम, टूट गया इनका तो वहीं पे है, 2300 पर ही है एग्जैक्ट। कैश में भी जी एक बार जरा कैश और फ्यूचर दोनों ही दिखा दो, झंझट ही खत्म, झगड़ा ही नहीं हुआ। हाँ बताओ। 2320-25 के आसपास का स्टॉप लॉस, 1% की रिस्क होगी। 2325 का स्टॉप लॉस और नीचे में सीधे 2200-2210, मतलब 4 से 5% आपको 1 से 2 दिन में मिल सकता है। ओहो 2200-2210 क्या बात है, सेम एकदम। कुणाल जी आपने भी 100 रुपये नीचे कहा, वागले साहब इतने विचार मिल गए एक ही दिन साथ में रहने में। दूर दूर हैं अनिल जी। हाँ पास से मिलते होते तो आपके आशु जी से ही मिल जाते। अनिल जी एक फॉलो अप क्वेश्चन। जी सर प्लीज। विचार मिले तब तक ठीक है, आदतें नहीं मिलनी। हाँ, आचार न मिले, विचार ही। फॉलो अप क्वेश्चन। जी सर किससे? आप ही। अच्छा हाँ जी पूछिए। बेचने में मेहनत नहीं लगती है, आपने कहा लेने में बहुत मेहनत। बेचने में नहीं लगती? नहीं लगती। लिया हो तो बिक ही जाता ना आराम से।
लेने में लगती है मेहनत, तो ये बात तो सही है। देखो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो खरीदने के पहले रिसर्च करें या खरीदने के बाद। तो अगर खरीदने के पहले जितनी रिसर्च कर लेंगे उतनी बाद में कम करनी पड़ेगी, बराबर ना। तो इसलिए वो पहले कर लिया तो फिर बेचने में मेहनत लगेगी, फिर आपको पता है कब बेचना है, या फिर अपने आप ही बिक जाए आपका, तो फिर अलग बात है, मार्केट ही महान है, ये वाली बात है। जी जैन साहब, आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते थे? नहीं, टाइटन के बारे में ही बोल रहा था मैं। मतलब स्टॉक को वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, बट काफ़ी देखते हैं, वैल्यूएशंस तो महंगे है ही है, और रिजल्ट ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो बेस है इसका वो स्ट्रॉन्गर बेस था, और इस बार बेस की वजह से भी थोड़ा है, बट लास्ट क्वार्टर से इनफैक्ट बेटर है। हालांकि ये पीक सीजन है, जैसे कि आशु जी ने भी कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट ले लेगा। बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी ये दे चुका है स्टॉक, और गोल्ड की प्राइसेस जैसे बढ़ रही है तो हो सकता है इनके इन्वेंट्री के भी गेंस आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। सो आई फील कि बहुत बाकी टेक्निकली वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस्ड इन लगता मुझे ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जिन्होंने ले रखा वो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करने की राय है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेडिंग मूव्स आपके लिए आ सकते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले 3 महीनों में 300 रुपये से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो काफ़ी हद तक रिजल्ट्स वीक होंगे, ये प्राइस में हैं भी, ये ध्यान में रखें। लेकिन एक स्टॉक जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है पैनल पर भी और पैनल के बाहर भी, और जिसके आने वाले हैं नतीजे कल, सरकारी बैंकों का मुखिया SBI और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों कल अपने रिजल्ट्स पेश करेंगे। वरुण तैयार है SBI के नतीजों के अनुमान के साथ। जी वरुण, SBI अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएगा मजबूत नतीजों की? डेफिनेटली अनिल जी, परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मजबूत नतीजे देगा, लेकिन एक चीज़ मिसिंग होगी इस बार। पिछले बार SBI जो है वो देश में सबसे ज़्यादा मुनाफे कमाने वाली कंपनी थी, इस बार शायद वो आंकड़ा जो है वो SBI के हाथ नहीं लगने वाला है। मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। NII में 21.5% की बढ़ोतरी होगी, 37,300 करोड़ पे आएगा। मुनाफा करीब 59% बढ़ेगा, 13,400 करोड़ के आसपास से आने वाला है। कंपनी की जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है 18 से 20% रहेगी, डिपॉजिट ग्रोथ 12 से 13% रहने का अनुमान है। कारोबार में तो बेहतर ग्रोथ रहेगी, लेकिन स्लिपेजेस जो है उसमें शायद थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। SME और रिटेल सेक्टर में थोड़े बहुत स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट कॉस्ट जो है वो बेहतर रहेंगे। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, पिछली बार जब SBI ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल की थी तब उन्होंने कहा था कि इनके जो वेज रिवीजन है वो इस क्वार्टर से आना शुरू हो जाएंगे, करीब 450 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि शायद इस बार आपको वो इनके नतीजों में देखने मिलेगा, कुछ कह रही है कि शायद इस बार नहीं अगले बार से देखने मिलेगा। तो ये एक आंकड़ा है जो कि इस कंपनी के जो मुनाफा है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, तो इस आंकड़े पर नजर रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। 13,400 करोड़ के मुनाफे का हमारा अनुमान है। तो ये है आपके लिए अनुमान SBI, जिसकी सुबह से चर्चा भी चल रही है, बट डाबर के नंबर्स आ रहे हैं और इसने भी डिसअपॉइंट किया है। आय का आंकड़ा का हम इंतजार कर रहे हैं, बट 476 करोड़ का मुनाफा आया है 504 करोड़ से घटकर, और हमने अनुमान लगाया था यहाँ पर 509 करोड़ के मुनाफे का, तो हमने सपाट मुनाफे का अनुमान लगाया था, वहाँ से गिर कर आया है आपके लिए मुनाफा। आय 3,043 करोड़ की आई है, हमने अनुमान 3,142 करोड़ का लगाया था, तो अनुमान से 100 करोड़ कम आय आपको आती हुई दिख रही है। तो ऑन फर्स्ट कट एटलीस्ट थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, हल्के से अनुमान से कमजोर आपको डाबर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशनल बेसिस पर देखते हैं कैसी रही है परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी हम मार्जिन में तो गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेटा फ्लैट रहना चाहिए हमारे अनुमान मुताबिक, बट देखते हैं ऑपरेशनली कैसे रहे। कुणाल जी, एक बार आय आ गई, अनुमान से कम है, 100 करोड़ कम है अनुमान, आय भी कम है, मुनाफा भी कम है। कुणाल जी? दीपांशु, मुझे लगता है कि सीमित दायरे का कारोबार यहाँ होने की संभावना है। 550 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है जो मुझे लगता नहीं कि वायलेट होना चाहिए, तो 550 से लेकर 548 के बीच में सपोर्ट रीजन है। ऊपर रेजिस्टेंस 570 की है, तो इसी दायरे में मुझे लगता है ये स्टॉक रहेगा। कोई खरीदारी अभी क्वाली की राय नहीं। मार्जिन अनुमान मुताबिक है 19 जी। जब भी ऐसे रिजल्ट आते हैं तुरंत मूव होता है स्टॉक में, सबसे पहले आपको आके पूछते हैं कि लेवल बताओ, ये बताओ, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है डाला जा रहा है या मजा आ रहा है? अनिल जी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि अनिल जी क्या है तुरंत जवाब देना होता है। अनिल जी मैं एंजॉय करता हूँ। तो बंसल जी तो बार बार कहते हैं मैं कुणाल जी को पूछता रहता हूँ जवाब नहीं देते, पूछता रहता हूँ जवाब नहीं देते। देखिए इनके प्रश्न ऐसे होते हैं, इनके जवाब देना मुश्किल है। अनिल जी यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं अनिल जी। अच्छा, मतलब सवालों की क्वालिटी में फर्क नहीं है। मतलब पूछने वाले आप अनिल जी, अब ये थोड़ा है कि अकेला मेरे साथ ऐसा कर रहे होंगे। ये तो अनिल जी वक्त, मतलब इनको मालूम है किसी से जवाब नहीं देते होंगे। नहीं, लेकिन ये तुरंत वाले चार्ट देखना भी आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है।
जो इसीलिए रिजल्ट के तुरंत बाद हम कुणाल जी की सेवाएं लेते हैं। आइए सेवाएं ली जाए जय ठक्कर की भी। जय भी तैयार है। कैश का ऑप्शन है जय? नहीं जी, निफ्टी पर तो ऑलरेडी है, बट स्टॉक ऑप्शन है। स्टॉक ऑप्शन बताएं। मतलब जी आईटी में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है एंड इन्फोसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा आपको फर्दर एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा। इसके लिए इसका 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 25 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। पहला टारगेट इसका बनेगा 36 रुपये का, दूसरा टारगेट लगभग 45 का। सो 36 एंड 45 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। इन्फोसिस का 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एंड नीचे में डाउन साइड रिस्क मुझे कम नज़र आ रही है। 19 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। एक लगभग 1650 1680 तक का मूव आपको इन्फोसिस में स्पॉट में आते हुए देखने मिल सकता है। ओके 1600 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको इन्फोसिस का। राय जय की आ रही है। आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में हमारे साथ बैन सब बेनिफिट बताने के लिए, लेकिन तब तक एक पिक सेठी साहब की तरफ से भी बताएं सर। आप बिल्कुल अनिल जी, आप खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है एडोर वेल्डिंग, 817-18 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी एक लीडर है वेल्डिंग प्रोडक्ट्स के लिए और मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे टाटा मोटर्स है और कई सारी ऑटो कंपनीज़ है, रिलायंस है, इनको कैटर करती है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, डेट लेवल्स भी बहुत कम है, एफआईज डीआईज का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। अच्छा, मैंने जो टारगेट्स देने थे वो तो दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे कि आई गए 835 के, बट मुझे लगता है 850 तक के लेवल्स के लिए इसमें बिल्कुल खरीदारी करें। ओके 850 तक के लेवल के लिए करें खरीदारी। एडोर वेल्डिंग जेम्स स्टॉक है। जेम्स में नवंबर 14 तारीख को मैंने समित शिखर जी से दिया था। अच्छा, जय जिनेंद्र से शुरू किया था। अब तो क्या जैन साहब ऐसी जगह बैठे ना और इनका जेम्स स्टॉक निकल जाए। इनका जेम्स स्टॉक जनरली मैच होता है सेठी साहब से। अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो सेठी साहब के माइक में बोल देंगे, नहीं सुनेगा तो मेरे माइक में बोल देंगे। एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठा हुआ हो। योर लोकेशन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ डिस्टेंस। तो हाँ, तो इधर बोल देंगे। हाँ, बोलिए सर। तो इससे बढ़िया फिर मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। अच्छा जेम्स स्टॉक था इसलिए अगले बजट कैफे में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सर। चेंज करना पड़ेगा क्या? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, मुझे लगा गेस्ट। मैंने कहा दीप बड़े सुझाव दे। आइए आशीष से तैयार बैन से बेनिफिट। आशीष जी बताओ। हाँ सर बताता हूँ। मैं तो बिगुल का इंतजार कर रहा था, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब, इधर इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, इनके बिगुल नहीं बज रहे। बिगुल गुल है और बाकी मार्केट की बैंड बजी हुई है। बताएं। सर अंबुजा सीमेंट है बैंड में हमारे पास 84% है मार्केट प्राइस पोजीशन लिमिट, तो अभी तो बाहर नहीं आएगा, रहेगा थोड़े दिन। लेकिन सर एक और स्टॉक दे रहा है, सेम ग्रुप का है, कंपनी देने के लिए तैयार है, अदानी पोर्ट्स। वैसे तो यहाँ पर फ्लोट काफ़ी कम है तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पोजीशंस बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। कल थी करीब 82%, अब हो गई है 108%, तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। पॉसिबिलिटी अब काफ़ी ज़्यादा कि अब अदानी पोर्ट्स आपको अंबुजा सीमेंट के साथ बैन में दिखेगा। तो टोटल 2 स्टॉक हो जाएंगे, अंबुजा सीमेंट 84% के साथ और अदानी पोर्ट्स अगर एंट्री होती है तो 108% मार्केट वाइड पोजीशन में 2 स्टॉक होंगे बैन में। ओके अदानी पोर्ट बैन में आने की है तैयारी में और अदानी पोर्ट के डेटा देखने होंगे जय आपको। हाँ मैं काम पे लगाता हूँ, बहुत बात कर रहे हो आप हिमांशु से। तो अगले बहुत गहन डिस्कशन हो रहा है डेटा रीडिंग पर, किस तरह से कैसे क्या। वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर सब ये अभी करोगे 3:30 के बाद क्या करोगे? तो 3:30 के बाद के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, अभी छोटे छोटे काम। जरा एक बार अदानी पोर्ट के डेटा देखिए, बताइए बैन में जाने की तैयारी में जिनकी शॉर्ट या लॉन्ग हो उनको क्या करना चाहिए, ये आप सोच के रखिए। तब तक मैं जाता हूँ नूपुर के पास और आईटीसी के आने वाले हैं रिजल्ट्स, कल अनुमान जान लेते हैं। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, कल नतीजा आने वाले और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे नतीजे। जैसे कि स्टॉक में रिएक्शन है उसी हिसाब से कल आईटीसी के नतीजे भी अनुमान है कि काफ़ी बढ़िया रहेंगे। ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो 16% की ग्रोथ का इस बार का अनुमान है। एबिटा का आय बता देती हूँ मैं, 16,652 करोड़ के आसपास की आ सकती है। 5% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन में इस बार काफ़ी बढ़िया एक्सपेक्टेशन है कि इंप्रूवमेंट वहाँ पर दिखेगा। 32% के मार्जिन किए थे कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में। इस बार अनुमान है कि 35.5% से ज़्यादा के मार्जिन आ सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 4,699 करोड़ के आसपास आ सकता है। नतीजे काफी अच्छे रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, सिगरेट वॉल्यूम का एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 11% की ग्रोथ यहां पर आ सकती है वॉल्यूम्स में। एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें तो मजबूत ग्रोथ आने वाली है यहां पर भी।
और जो एबिट मार्जिन्स होंगे एफएमसीजी के वो करीबन 6.8% के आसपास आ सकते हैं। होटल्स के नतीजे हम देख रहे हैं, इंडियन होटल्स के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि होटल कारोबार में करीबन 40% की ग्रोथ इस बार आ सकती है। और मार्जिन्स भी देखें तो 18% के मार्जिन्स यहाँ पर आ सकते हैं। पेपर बोर्ड्स में भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स 25% के आसपास आ सकते हैं। एग्री सेल्स का भी जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑल इन ऑल जो नतीजे होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। नजर रखने के लिए मैनेजमेंट कमेंट्री काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली। कल जो बजट में एनसीडी पे जो हाइक आया था 16% का, उसके बाद कंपनी कितना प्राइस हाइक लेती है, हालांकि 2 से 3% का ही इम्पैक्ट है उसका। मार्जिन्स को लेके जो कमेंट्री आएगी और जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है, रूरल डिमांड, सब कुछ इस पे मैनेजमेंट की नजर रहने वाली। ऑल इन ऑल नतीजे काफी स्ट्रांग आ सकते हैं। आईटीसी ये है अपने नतीजे पेश करने वाला कल, और आइए जानते हैं आईटीसी पर बुलिश तो सारे, किसको लगता है अपने दिल में आप सब में से कि मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ आईटीसी पर? आप में से आपको अपने आप को लगता है कि आप, जैसे सिद्धार्थ जी कह सकते हैं मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ? और अनिल जी धीरे से कान में बोल रहा हूं मैं। जी सबसे बड़े टारगेट तो मैंने और कुणाल जी ने दिए हुए हैं। आप अपनी बात करो, कुणाल जी आजकल आपके साथ ज़्यादा है नहीं। हाँ मैंने तो सवेरे पिक ऑफ द डे दी थी, अगर आपको याद हो। इसीलिए तो हाँ, वो पहले आगे है, साथ नहीं है मतलब ऐसा, साथ नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि आपसे ऐसा आगे हैं मतलब। आगे नहीं है, पीछे। अनिल जी देखें, आप अगर देखें जैसे अभी हिमांशु डिस्कशन कर रहा था जी, और आशु जी और कुणाल जी भी डिस्कशन कर रहे हैं जी, तो एग्जामिनेशन हॉल में डिस्कशन कौन करता है अनिल जी? सप्लीमेंट्री शीट लेने वाला नहीं करता है, जिसकी सप्लीमेंट्री आती है वो करता है। क्या गजब का अनुभव है डिस्कशन का आपका एग्जामिनेशन हॉल में। कितनी आई थी सप्लीमेंट्री, कितनी आई थी? फिर आपको कैसे तजुर्बा इस बात का? हर चीज समझी जाती है। ओके, तो आईटीसी कल नतीजे पेश करेगा, उससे पहले अदानी पोर्ट। क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा अनिल जी आपने। पोर्ट पे दिया था नहीं? अच्छा वो आपने समय दे दिया। नहीं जी, इनफैक्ट मैं आपको समय नहीं, जो देखो क्लास में जो भी बच्चा सबसे ज्यादा बातें करता हो तो उसको ज्यादा होमवर्क दे दो, और जो लेट आता हो वो उतनी देर बिजी रहेगा। तो देखो 8-10 मिनट से जय खाली अदानी पोर्ट में लगे हुए हैं। अनिल जी इनफैक्ट 8-10 मिनट नहीं, हम लोग तो 15-20 मिनट से उसी में लगे हुए थे। हम लोग अडानी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, और वही डेटा सिंस वो बैन में जा रहा था, पता चली गया मुझे, यही कर रहे होंगे आप। अनिल जी एक्सपायरी, एफएनओ एक्सपायरी, और वहीं पे एक्शन था अनिल जी पूरा अडानी ग्रुप पर ही। अगर आप देखें तो 20% के आसपास था, 2.5-3 के आसपास डाउन अडानी एंटरप्राइज, और अडानी पोर्ट्स भी तभी काफ़ी डाउन था। और वहीं पे और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला, जो निफ्टी पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, मार्केट पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था। 17,600 के ऊपर मेंटेन नहीं हो पा रहा था निफ्टी। और जी ये बैन में जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट्स अगर है तो इसे होल्ड करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट्स होल्ड करें फॉर श्योर, बिकॉज अनिल जी शॉर्ट्स वालों को कंफर्ट है। शॉर्ट एडिशन काफ़ी हुआ है इतने दिनों में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 के आसपास के अगर ऊपर जाते तो शॉर्ट कवर कर सकते हैं बाद में। फ्रेश शॉर्ट्स तो बनेंगे नहीं, पर फ्रेश लॉन्ग्स भी नहीं बना पाएंगे आप। लॉन्ग्स है तो अनिल जी डेफिनेटली दिक्कत है यहाँ पे। सो लॉन्ग्स अगर है अडानी पोर्ट्स में तो एग्जिट करें, शॉर्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। कवरिंग आया तो ही कवर करें, अदरवाइज आपको डाउनसाइड मिल सकती है। इस बीच 2-3 चीज़ें हैं अनिल जी जहाँ पर एक बार फोकस करना है। एक तो 45 पैसे दिन के निचले स्तर पर रुपया आ रहा है, 45 पैसे फिसल चुका है, तो वहाँ से आप कमज़ोरी देख रहे हैं। दूसरा, अदानी के बॉन्ड्स को लेकर फिर से कुछ खबर आती हुई दिख रही है, लाइफ लोज पर ऐसा बताया जा रहा है उनके बॉन्ड्स है। ये डिटेल हम वेरीफाई करके आपको बताते हैं। एसीसी की तरफ से भी कुछ अभी डिस्क्लोजर आया है। आई थिंक ये जस्ट बाजार को थोड़ा एक आश्वासन देने का डिस्क्लोजर है। अपनी कैश सिचुएशन रिलीज कर रहे हैं कि एज ऑफ दिसंबर 22 एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर लगभग 2835 करोड़ के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास है। तो थोड़ा आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं एसीसी की तरफ से, कि कह रहे हैं कि उनकी स्थिति में कोई वैसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट जो बॉन्ड की बात है अदानी को लेकर, वहाँ पर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो परेशानी वहाँ से बाजार की बढ़ रही है। आई 3-20 की स्ट्रैटेजी भी लेने की तैयारी में है। एक मिनट में लेते हैं अनिल जी से। उससे पहले एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आने वाले, तो क्विकली वरुण से जान लिया जाए क्या है अनुमान बैंक ऑफ बड़ौदा का। वरुण बताइए। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे दीप। यहाँ पे एनआई में करीब 18-19% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। 10,140 करोड़ पे आएगा। मुनाफा 50% बढ़ेगा, 3,300 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। लोन ग्रोथ करीब 17 से 19% तक रह सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ 13 से 14% रह सकती है। कारोबार में अच्छी ग्रोथ होगी। स्लिपेजेस जो है
इस बैंक के उसमें कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहेंगी। रिटेल एसएमई सेगमेंट से जो ओवरऑल प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रॉस एनपीएस 5.31% से गिर के 5%, नेट एनपीएस में भी अच्छा खासा सुधार आपको देखने मिलेगा। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि शायद इस कंपनी के फ्लैट रह सकती हैं। आपको जितना एसबीआई या बाकी बैंक्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली है उतनी बैंक ऑफ बड़ौदा में ना हो, इस तरह की रिपोर्ट्स को सजेस्ट कर रही है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी रहने वाली है। अच्छा वरुण, अब ये बताओ दोनों में से किसके नंबर्स बढ़िया आएंगे, एसबीआई के बीओबी के? अनिल जी, दिक्कत एक ही है और वो है स्लिपेजेस। अगर जो ब्रोकरेज हाउसेस कैरी और स्लिपेजेस ज़्यादा गिर गए तो एसबीआई निराश कर सकता है। अनिल जी, तकलीफ ये है क्योंकि एसबीआई से होप्स काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक आंकड़ा है। अगर वो नहीं आया तो शायद एसबीआई के नतीजे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर मगर और ये वो के बीच में मुश्किल सवाल जरा आशु जी को पूछ के देखते हैं। आशु जी, एसबीआई और बीओबी? एसबीआई सर। भले खराब है नंबर तब भी कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। चलो, एसबीआई में कोई टेंशन नहीं है आशु जी को। देखते हैं कल नंबर्स आने वाले हैं एसबीआई और बीओबी के, ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। इस बीच हमारी टीम हमें बता रही है, ब्लूमबर्ग के वायर पर आया है, अदानी ग्रीन का 2024 का बॉन्ड रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया 63 सेंट्स टू द डॉलर। और अदानी पोर्ट्स का 2027 का बॉन्ड ये भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया 73 सेंट्स टू द डॉलर। तो ये अपडेट आ रहा है ब्लूमबर्ग वायर पर अभी ये अपडेट। मतलब 73 सेंट्स पे चल रहा है, इसका मतलब जो $1 की कीमत अगर बॉन्ड की तो वो 73 सेंट्स पे, यानी कि 27% डिस्काउंट पे चल रहा है। इससे समझ लीजिए, मतलब लोगों को लग रहा है कि जब मैच्योरिटी होगी शायद अगले साल का है मेरे ख्याल से ना। नहीं, ये 2027 का है, 2027 का। तो लोगों को लगता है कि भाई इतने ही पैसे आएंगे। जो अदानी ग्रीन का अगले साल का बॉन्ड है 2024 का, वो 63 सेंट्स टू द डॉलर आ गया। अच्छा, अदानी ग्रीन वाले बॉन्ड पर और ज़्यादा गवा। तो ये जो समस्या है डेट मार्केट की ज़्यादा है। और आपको तो पता ही है, हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा ही था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो बॉन्ड्स है अदानी के, वो भी उन्होंने बहुत शॉर्ट किए हैं। तो ये बॉन्ड मार्केट और ये इन सब का जो मामला और रेटिंग डाउनग्रेड का या जो लेंडिंग वैल्यू को जीरो करने का मामला जो क्रेडिट स्विस ने शुरू किया, उसके बाद सिटी ग्रुप के भी आया, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझता हुआ अदानी ग्रुप, और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। और यही वजह कि ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको बड़े कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ और डेटा भी हमारी टीम ने दिया है इनके बॉन्ड पोजीशन को लेकर, बट एसेंशियली परेशानी आपको वहां पर बनती हुई दिख रही है। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी ले ली जाए सर। हाँ बिल्कुल। अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर तो खैर प्रेशर बना हुआ है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर है। तो आज शाम को बाजार थोड़ा एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं। यूरोप के बाजार पॉजिटिव हैं, कच्चा तेल दायरे में है, रुपया थोड़ा कमजोर है। आज रुपया मजबूत खुला था, डॉलर इंडेक्स फिसला था, बट वहां से अब थोड़ा मूवमेंट आपको डॉलर में आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी वहां से कंसर्न है, बट अदरवाइज ठीक है। क्यों सर, बताएं क्या करके जाना है? दीप देखिए, थोड़ा सा खरीदारी की तरफ 60-40 वाला रुझान है। वैसे तो आजकल के माहौल में वैसे ओवरनाइट रिस्क जितनी कम रखे उतना बढ़िया ही है, लेकिन आप क्लोजिंग बेसिस पे जो दो लेवल देखना चाहते हैं 17,600 और 40,300, वो दोनों ही होल्ड हो रहे हैं। तो खराब नहीं हुए हैं बाजार, और कल के मुकाबले में थोड़े से बेहतर मैं इसलिए मानूंगा कि इतने पैनिक के बावजूद आज लगातार तीसरे दिन आप हरे निशान में बंद हो रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। सो आई थिंक हल्का सा खरीदारी की तरफ का रुझान बेहतर है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं 17,500 का पुट ले लीजिए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जाते हैं तो 40,200 का, 40,300 का, या ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो 40,500 का पुट लेकर आप हेज करके जा सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, कुछ आपके लिए पिक्स आ रही है वागले साहब, बनाएं सर। अनिल जी, आईटी में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। विप्रो बीटीएसटी करके चलना है, 410 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 411, 11.5 का करंट भाव है, 408 का स्टॉप लॉस, 420 का टारगेट। मुझे लगता है कल के दिन में ये लेवल्स आ सकते हैं। 2 से 2.5% की मूव कल मॉर्निंग आनी चाहिए। ओके, तो विप्रो खरीदने की राय? विप्रो में जब आती है मेरे को बहुत डर लगता है सर, मैं पहले बता रहा हूँ। आईटी शेयर रुक जाते हैं विप्रो में आने के बाद में। एचसीएल और विप्रो दोनों भाई भाई। अच्छा, हाँ दोनों। ओके, सुमित जी की तरफ से भी एक पिक है, सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, क्लोजिंग सेशन में लास्ट 10 मिनट में एक स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है जी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिया तो बाय करे ब्रिटानिया। तो अनिल जी, ब्रिटानिया में मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट दिया है, लाइफ टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ब्रिटानिया मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से आने वाले दिनों में 4650 का पहला टारगेट दिखाएगा, 4700 का दूसरा टारगेट दिखाएगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। पोजिशनल तौर पे मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया है, ये 5,000 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखाएगा।
तो आपने अभी तक नहीं लिया तो बाई करे ब्रिटानिया। ब्रिटानिया खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से, और जैन साहब की तरफ से भी कुछ न कुछ खरीदने की राय आ रही है, क्योंकि वो बेचते तो है नहीं। जैन साहब बताएं। बिल्कुल, श्री दिग्विजय सीमेंट और कॉमन है अनिल जी, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए। जिस तरीके से इतना बड़ा कैपेक्स है, करीब 33% कैपेक्स बढ़ाया है सरकार ने 7 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़, तो उसका बहुत बड़ा सरोगेट बेनिफिट सीमेंट इंडस्ट्री को मिलेगा। बट कोई भी रिएक्शन ऐसा कोई मेजर दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि एक 70 रुपये के लेवल्स पे ये स्टॉक लेते हैं, डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम है। मैंने पास्ट में भी रिसेंटली भी रेकमेंड किया, मुझे लगता है स्टॉक को ले तो 95 से 100 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए ले। और मुझे ऐसा लगता है ये लोग कैपेक्स वगैरह करेंगे तो और फायदा होगा। क्वार्टरली रिजल्ट जो मैंने देखे बहुत ही बढ़िया थे। चलिए, तो ये है आपके लिए श्री दिग्विजय, इस पर करें खरीदारी। सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक कॉल है, सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, बाजार बंद हो रहा है, जाते जाते एक निवेश का कॉल दे रहा हूं जो मैं 2000 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूं। आज 3300 के करीब का भाव है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, सारे सेगमेंट को केटर करती है, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर। ये बेहतरीन कंपनी, रेवेन्यू ग्रोथ आपका 35%, मुनाफों में 37% का ग्रोथ दिखा है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म का पिक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से 3890 के टारगेट के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जरूर खरीदे। बिफोर अनिल जी मुझे कुछ इसमें टोके, 3890 को मैं राउंड टोटल कर दे रहा हूँ 3900। 3900 भूल जाऊंगा, 3890 रहने दो सर। 3900 में भूल जाते हैं कि 3890 राउंड फिगर नहीं होगा तो याद रहेगा, तब तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। बट सिद्धार्थ जी पहले तो धन्यवाद स्वीकार करें, और दूसरा अनिल जी की तरफ से मैं बोलता आप टोको मत बोलो। देखो बॉस मेंटोर है, बॉस है, तो आपको ये तो बोलना पड़ेगा कि सजेस्ट करें। बिल्कुल। ये बोल के जैन साहब ने आपको टोक जरूर दिया। चलिए, तो ये है आपके लिए। अच्छा अनिल जी, एक बार गोल्ड सिल्वर देख लीजिए, 2000 रुपए की तेजी है चांदी पे, 2000 रुपए की तेजी है, और गोल्ड पर भी 700 750 रुपए की तेजी आपको इस समय दिख रही है। तो बड़ा मूव आपको आ रहा है। मनापुरम के आई थिंक कल नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस पर भी आपको रखनी है नज़र। सुमित जी, बंसल जी, हिमांशु जी ऑफकोर्स गोल्ड सिल्वर पर लगातार हमें राय भी दे रहे हैं, और बड़ा मूव आ रहा है आज सिल्वर पर, ज़्यादा बड़ी मूव आ रही है गोल्ड के मुकाबले, तो अच्छा एक्शन बन रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी 2.5 मिनट बाकी हैं इस बाजार के लिए, और उतना वॉलेटाइल नहीं था बाजार रेंज के हिसाब से जितना कल था, बट जो छोटी रेंज में हुआ है उसमें आपने भरपूर वॉलेटिलिटी देखी है। बट एंड ऑफ ट्रेड जो अनिल जी स्ट्रैटेजी में बता रहे थे, 17600 होल्ड करना चाहिए, क्लोजिंग पर होल्ड कर रहा है, और 40700 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दे रहा है 200-225 पॉइंट की पॉजिटिव मूव के साथ। जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो 200 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी। टॉप गेनर आपका ब्रिटानिया नतीजों के दम पर 5% ऊपर, और कल नतीजों से पहले आईटीसी लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है 5% ऊपर, ये काउंटर भी। एचयूएल इसमें भी अच्छी खरीदारी रही है, 2.5% ऊपर ये भी है। इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम है। विप्रो, एचसीएल, टीसीएस यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई ये भी आपको रिकवर होते दिख रहे हैं, और कल नतीजों से पहले एसबीआई, इस पर भी आपने अच्छी मूव बनती हुई देखी है। वीकनेस, अदानी एंटरप्राइजेस 27% का कट इस पर आते हुए दिख रहा है, डेज लो पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। इनफैक्ट 1550 का लेवल अब इसमें आ गया है। इस हफ्ते 50% से ज्यादा का वैल्यू इरोजन आपने अदानी एंटरप्राइजेस में देखा है। अदानी पोर्ट्स 7.5% नीचे, यूपीएल 6%, एचडीएफसी लाइफ कल के बजट अनाउंसमेंट्स के बाद ये आज भी कमजोर 4.5% नीचे, एसबीआई लाइफ में भी थोड़ी कमजोरी है। डिवीज लैब नतीजों से पहले ये भी कमजोर। हीरो, आइशर, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, अदानी ग्रुप स्टॉक्स ऑफकोर्स कमजोर हैं ही, बट बिरला सॉफ्ट सुबह से ही कमजोर है। इनके एक की क्लाइंट ने बैंक्रप्सी फाइलिंग करी है। वर्लपूल में आपने कट देखे हैं, जेएसपीएल, जुबलेंट फूड, बंधन, महानगर गैस ये भी नतीजों से पहले कमजोर है। साथ ही इंडियन होटल्स कल की तेजी के बाद आज फिसलते हुए दिख रहा है। बर्जर, एचपीसीएल और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर कमजोरी है, बट अंबुजा ये आज संभलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी भी वायदा कारोबार के बैन में है, 6% ऊपर। आईडीएफसी दमदार डिविडेंड की घोषणा करी है इसने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी एक्शन में। आरबीएल यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखी है, और ऑफकोर्स मिड कैप आईटी, एलटीआई माइंडट्री, परसिस्टेंट, एलएनटी माइंडटेक, फर्स्ट सोर्स, कोफोर्ज, ऑरिकल ये सारे काउंटर्स पॉजिटिव रहे। इंटेलेक्ट ये भी लगातार दूसरे दिन आपको पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है, तो एक्शन भरपूर रहा है। कैश स्टॉक्स में आए तो ऑफकोर्स अदानी टोटल, अदानी विल्मार, अदानी पावर और अदानी ग्रीन, इन सभी काउंटर्स में आपने एक बार फिर से निचला सर्किट लगते हुए देखा है। टीसीआई एक्सप्रेस पे 10% का कट आज आपको दिखा है। इसके साथ ही कट्स आपको बनते हुए दिखे हैं
सफायर फूड्स पर। पतंजलि फूड्स भी 4.5% नीचे था। JSW एनर्जी, टिमकेन इंडिया, EIH और मिंदा कॉप यहाँ पर भी वीकनेस देखी। यानी जी लेवल्स तो होल्ड कर लिए सर। 17,600 की बात करी थी, 17,600 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है और 40,750 के करीब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है। तो स्ट्रेंथ बैंक्स ने दिखाई है, जो बोला था इसके नीचे आएगी नहीं। 40,300 के ऊपर और 17,600 लगातार 5वें दिन इन दोनों लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं। और कल के उतार चढ़ाव और बजट के बाजार में भी हमने ये कहा था कि यही क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए, ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। और देखो सब खराब है, सब कुछ खराब है, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसके बावजूद लगातार 3 दिन से बाजार बंद हो रहे हैं हरे निशान में। ये बाजार की खूबी और खासियत है। IT और ITC की वजह से IT स्टॉक भी मजबूत। ओके, आइए बढ़ते आगे। और हमने आपको जो कहा था कि बजट देखते वक्त आप जी बिजनेस के साथ सेल्फी खींचकर आप भेजें अपने फ़ोटो, तो कुछ हमने चुनिंदा फोटो, शशि रंजन जी इनकी तस्वीर है बच्चे के साथ, और वो थोड़ा सा टीवी कट गया है, हमारे मोबाइल में फिट नहीं वाले कि हमें समझ में आ गया शशि जी ने फ़ोटो तो यही खींची है जी बिजनेस के साथ। और सबसे बड़ी बात बच्चे के साथ लेकर प्रत्यूष साहू साहब है, इन्होंने ली है सेल्फी। देखिए दोनों स्क्रीन लगा रखी है, ऊपर टीवी और नीचे ट्रेडिंग स्क्रीन। वाह साहू साहब क्या बात है। प्रसाद भारद्वाज कुछ ज़्यादा स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, 3.5 इंच की, और पूरा पैनल भी नज़र आ रहा है आपको जी बिजनेस का पीछे। बिल्कुल सही है, बग्गा जी भी दिख, बग्गा जी का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए दूर से दिख जाते हैं। हाँ, अंकित अग्रवाल ने भी तस्वीर उसी वक्त खींची जिस वक्त बताया गया था। और देखिए सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपको नजर आएंगे। नीचे बजट स्टॉक एक्सचेंज दिख रहा है और ऊपर बजट महासभा। गांधी साहब ने भी भेजी है, कितनी प्यारी तस्वीर है, छोटी सी बच्ची के साथ में केतन गांधी जी ने भी तस्वीर भेजी, तो आज हमने सोचा कि उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई। स्वप्निल मिश्रा साहब, हाँ बहुत ही बढ़िया मिश्रा साहब, वेरी नाइस। कहाँ लगा है, अच्छा लैपटॉप है, ओके लैपटॉप पर है, वेरी नाइस। आदित्य कपूर साहब की तस्वीर आपके सामने और पूरे पैनल के साथ खिंचवाई, अकेले नहीं, तो मतलब लंबी वाली और बड़ी वाली सेल्फी ली है आदित्य कपूर साहब ने। ये आपके, ये कुछ और तस्वीरें और कोशिश करेंगे कुछ और आपको। एक जैन साहब ने भी लाइक करी थी, एक यंग व्यूअर थी और भेजी थी, यंगेस्ट व्यूअर करके, एक बड़ी अच्छी वो भी, मतलब वन ऑफ माय यंगेस्ट फॉलोअर्स अपना, मतलब अनिल जी की और हमारी दोनों को टैग किया 9 महीने की, और आज बिगुल नहीं बजाने की वजह से और बच्चे बिगुल को पहचानते हैं। अच्छा तो बिगुल से नींद उड़े। जैन साहब जब वो 5-7 मिनट तक बोलते हैं ना स्टॉक के बारे में, तब बच्चे सोते हैं उस वक्त लगता है कि हाँ, जब ये बात होती है भाई एज में चौथी बार दे रहा हूँ जेम्स स्टॉक, पहले भी 4 बार टारगेट हिट हुआ, 5 बार, उसमें फिर बच्चों को लगता है कि रिलीफ लोरी लगती है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ अगर एंकर्स को लग सकती है जो समझते हैं, पैनलिस्ट को भी लगती है सर, पैनलिस्ट को भी लगती है। पैनलिस्ट तो इतना कहाँ काम पड़ता है, एंकर्स की तकलीफ तो एंकर्स ही जानते हैं। आइए बात दुनिया की, शाम का 4:30 बजे का आपका पसंदीदा शो। आज दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेगी, आइए अगर उसकी एक झलक तैयार है तो दिखा दीजिए, नहीं तो मैं आगे वाला प्रोग्राम बता दूंगा। बताइए। आखिर धरती क्यों बदल रही है घूमने की दिशा? चीन में नोटों के पहाड़ की पड़ताल, छोटी सी डॉक्टर चींटी करेगी कैंसर की जांच। देखिए कैसे एक बंद बोतल में पैदा हो गई एक नई पृथ्वी। मंगल ग्रह पर कहां से पहुंचा भालू? देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ये था आज बात दुनिया की, जिसमें हमने आपको 5 कवर स्टोरीज बताई। मैं तो अपनी स्टोरी पसंद कर चुका हूँ। किस किसने तय कर लिया स्टोरी? हाथ खड़ा करें। 2 3 क्या बात है, कुछ ज्यादा नहीं हो रही? सबकी एक ही होने वाली है, सेम वाली होनी है। कौन सी वाली? नोटों का पहाड़। नोटों का पहाड़, अच्छा नोटों का पहाड़ वाले कितने लोग हैं? दो ही हैं। मैं तो सिद्धार्थ जी भी हैं। गजब करते हो यार। तो रिटर्न्स। हाँ अच्छा, और अनिल जी भालू को भालू वाली बाकी सब अदानी वाला भालू है।
आशु जी को यानी कि कुछ बालू यहाँ पर भी हैं। कैसे बाजार में आ गया वो आशु जी की बिरादरी वाले लोग वहाँ पाए गए ओके देखो, मंगल ग्रह पर भालू कैसे पहुंचे हैं वो और कुछ अभी नहीं पहुंचे हैं। इलॉन मस्क का वेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत सी जगह पे भालू पहुंच रहे हैं, खाली मंगल ग्रह पे नहीं। हाँ, तो ये है आपके लिए नोटों का पहाड़, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ, जैन साहब तो क्या पैसे देख के वहीं रुके, उसके आगे बढ़े ही नहीं। बोले ज्यादा आगे क्या काम का है, इतना पहाड़ देख लिया नोटों का, आगे क्या बढ़ना है। नहीं, चलिए ये है हमारा आज का शाम का विशेष शो, जो मिस मत कीजिएगा। आप सब लोगों को आज छूट है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की फ्लाइट हो आने जाने में, तो आप मिस कर सकते हैं। छूट इतनी है कि आप 4:30 नहीं देखेंगे, बाद में तो आपको देखनी ही है। मतलब छूट का मतलब ये ना सोचे कि देखने की जरूरत नहीं है, देखना है, कल वापस सवाल आ सकता है इस पर। ओके, शाम 6 बजे बजट वही अच्छा माना जाता है जिसे देखकर आम आदमी ये कहे कि वाह क्या गजब का बजट पेश किया। आज शाम 6 बजे हम बजट से आम आदमी की आर्थिक सेहत कैसे सुधरेगी, इस पर करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे हमारे बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब होंगे, रजनीश सिंह होंगे हमारे साथ, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर के, और प्रबलीन वाजपेयी जी होंगी, फाउंडर फिनफिक्स की। इन तीनों के साथ करेंगे हम मुलाकात और बात, बजट आया क्या बचत लाया। इसके अलावा रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में बजट में न्यू टैक्स सीजन में टैक्स स्लैब कम जरूर कर दिए गए हैं, और साथ ही 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा, टैक्स रिबेट हो जाएगी। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सी में जाएं, पुरानी या नई, करेक्ट, ये समझ में आना जरूरी है। तो आपकी आय के मुताबिक कौन सी रिजीम सही है, इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा कल्पेश आशर साहब के साथ, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, फिरोज अजीज साहब डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी से हैं, प्रीति खुराना जी जो डायरेक्टर हैं एडवोकेसी एंड रेगुलेशन क्लियर के। ये है हमारी आज की कवर मनी गुरु की स्टोरी। और इसके अलावा आज की हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री की। हम बजट का एक एक जो भी प्रोविज़न आया उसका पूरा विश्लेषण करके रखेंगे आपके, और जानेंगे कि अमृतकाल ग्रोथ की पड़ताल, क्या अगले 25 साल के लिए वाकई में ये बजट ग्रोथ देने की ताकत रखता है या नहीं। और साथ ही ये भी बताएंगे 2047 तक हमारे विकसित देश पहुंचने की क्या दिशा दशा होगी, और बाकी विकसित देशों के मुकाबले में हमारा बजट कैसा है। ये सब देखकर हम आपको बताएंगे आज पूरा विश्लेषण। आइए विदा लेने का वक्त है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले धन्यवाद आज के शो के लिए नहीं बल्कि पिछले 2 दिनों के लिए। कल और आज आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ पूरे दिन बहुत लगातार साथ दिया। कल तो आप सबने बड़ी लंबी इनिंग खेली, आज बीच में ब्रेक भी मिला, लेकिन वाकई में डबल इनिंग टेस्ट मैच हो गया। डबल इनिंग 3 दिन बाकी है टेस्ट मैच में। बैक टू बैक 2 वनडे मैच था, बैक टू बैक 2 वनडे तो इसलिए। और सबसे बड़ी बात, जो बाहर से हमारे खास मेहमान आए हैं, आप सब लोगों को आउट स्टेशन से भी आए तो विशेष धन्यवाद, और बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और आप सबके प्रयासों की वजह से ही आप देख सकते हैं कि बजट के दिन जो नंबर्स आए हैं, इनिशियल हमारे पास नंबर्स हैं, वो बहुत ही गजब के हैं, और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। अनिल जी सच में बहुत मज़ा आया। मेरे को अनिल जी और दीपांशु को दीजिए इजाज़त। अब एंकर्स को कहना है ना। हाँ, क्या बोलो? वो कह रहा था मेरे को अनिल जी को और दीपांशु को इजाज़त दीजिए। आगे क्या मिलते हैं जल्दी, फिर आप आगे क्या मिलते हैं जल्दी, क्या जल्दी कब आगे क्या, ऐसे बोलना पड़ता है। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। मृत्युंजय तैयार है कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट देने के लिए। मृत्युंजय बताएं। मृत्युंजय 1 मिनट बताए नहीं, ऐसा आशीष जी बोलेंगे। आशीष जी का ऑडिशन हो रहा है। आई एम लर्निंग। आशीष जी का ऑडिशन हो रहा है। लर्निंग ट्रेनिंग। जी मृत्युंजय बताए क्या है हाल सोने चांदी के बाजार? गजब भाई साहब, कितनी तेजी करेंगे आप? भरपूर एक्शन है सर, मतलब ज़बरदस्त, और एक्शन थम नहीं रहा है। और ये कमाल तब हुआ सर कि जब कल चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी, और उस वक्त चांदी के दाम 1000 रुपये ऊपर थे, और तब जो हमने एक्सपर्ट को जोड़ा था उन्होंने कहा था कि 1500 से 2000 रुपये की तेज़ी बाकी है, और आज वो तेज़ी आ चुकी है, और 2 दिन में चांदी के दाम 3000 रुपये तक बढ़ चुके हैं, और ये तेज़ी अभी थम नहीं रही है। तो बड़ी तेज़ी सिल्वर में, गोल्ड में। अब आपको गोल्ड में, सिल्वर में क्या रणनीति बनानी चाहिए यहाँ से आगे के लिए, ये हम आपको बताने वाले हैं कमोडिटी सुपरफास्ट में। ब्रेक।